अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द मॉर्निंग शो एट डिस्कवर पाकिस्तान। हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सलमान खान और मैं हूं नजफ राजा। उम्मीद है, दुआ है, जहां कहीं पे भी हो खुशी और सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हो। सुबह का आगाज हो चुका है, हम आपके सामने मौजूद हैं अच्छे अच्छे सेगमेंट्स के साथ और हमारी कोशिश रहती है कि सुबह का आगाज अच्छी बात के साथ किया जाए। तो बताइए सलमान, आज की कौन सी अच्छी बात आप हमारे साथ शेयर करने वाले हैं? आज की अच्छी बात यह है कि वो शख्स जिंदगी की कोई जंग नहीं हार सकता जो बर्दाश्त करने का फन जानता हो। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन हमें उन लम्हात में बर्दाश्त करना होता है। जब हम बर्दाश्त कर लेते हैं तो आगे जो है हमारी फतह होती है। बिल्कुल सलमान, आपने ठीक कहा है, बर्दाश्त करना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स भी आपके चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, आगे फल आपको मिल ही जाएगा। पेशेंस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर एवरी ट्रबल। तो आपने ये करना है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या क्या है। तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम आपको पाकिस्तान के एक खूबसूरत से इलाके की सैर करवाएंगे अपने सेगमेंट फैमिली वेकेशन में, और उसके बाद आपको दो चार्मिंग पर्सनालिटीज से मिलवाएंगे, जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी ट्रैवल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में अपने सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट में। फिर उन्हीं पर्सनालिटीज़ के साथ मिलके हम उस जगह को बनाएंगे टॉप ट्रेंड, जिस जगह की हमने आपको सैर करवाई होगी अपने सेगमेंट ट्रेंडिंग टुडे में। फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे एक इंस्पिरेशनल वुमेन से, जानेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी और ये भी जानेंगे कि किस तरह हर्डल्स का मुकाबला किया उन्होंने अपने सेगमेंट इंस्पायरिंग वुमेन में। उसके बाद आपको मुतारिफ करवाएंगे जिन्होंने अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अलग और अनोखा किया है अपने सेगमेंट थम्स अप में। और फिर बात होगी फैशन के हवाले से हमारे सेगमेंट फैशन क्रेज में, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपके फेवरेट ब्रांड्स क्या ऑफर कर रहे हैं। हमारा सेगमेंट होगा बैटल ऑफ ब्रांड्स। फिर उसके बाद हेल्थ के हवाले से भी बात करेंगे, सेहत बहुत ज़रूरी है अपने सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस में। उसके बाद आपके लिए हमने कंस्ट्रक्ट किया सेगमेंट जिसका नाम है गॉट टैलेंट, क्योंकि पाकिस्तान में बेशुमार टैलेंट है और उसको आगे प्रमोट करने की ज़रूरत है। और आखिर में हमारा सेगमेंट होगा टुडेज चैलेंज, जिसमें मैं और नजफ एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और आप लोगों को भी वो चैलेंज देते हैं। आपने भी वो चैलेंज एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी के अंदर अच्छी आदत को अपना सकते हैं और बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है फैमिली वोकेशन। सेगमेंट है फैमिली वेकेशन, और कोशिश इसमें हमारी ये होती है कि सिर्फ आपको पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों की सैर ना करवाएं, बल्कि आपको मोटिवेट करें ताकि आप अपनी फैमिलीज के साथ जो है ट्रेवल करें, बैग पैक करें और जाके कुदरत के इन खूबसूरत मनाजिर को खुद देखें। तो सलमान, आज व्यूवर्स को बताते हैं कि कहाँ की सैर करने वाले हैं। आज हम सोन वैली की सैर करने वाले हैं। चलें सबसे पहले इस पर वीडियो देखते हैं और उसके बाद बातचीत करते हैं।
जी हाँ, आपने देखे खूबसूरत मनाजिर ये सोन वैली के थे, जो कि कलर कहार के साथ ही ये सारा का सारा इलाका शुरू हो जाता है। और यहाँ पर चश्मे हैं, यहाँ पर आबशारें हैं और साथ ही साथ यहाँ पर झीलें हैं। उछाली लेक है, खबे की लेक है, कनेटी गार्डन है। और यहाँ आपको पता है नजफ, यहाँ पर जो है देसी किस्म का ऑलिव लगता था, जिसको अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ख़ास तौर पे कोशिश करी कि यहाँ पर ऑलिव जो है वो उगाया जाए और पाकिस्तान जो है दुनिया का बेहतरीन ऑलिव प्रोड्यूसर बन सकता है। बिल्कुल, आहू बाहू का मज़ार भी है वहाँ पे। और अगर कहा जाए ना फैमिली के वेकेशन के लिए तो बेस्ट जगह है, वहाँ पे जाइए, अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कीजिए। हम आपको ये वीडियोस, पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात की वीडियोस इसलिए दिखाते हैं ताकि आप मोटिवेट हो सकें। हमारी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती दिखाई जाए, लेकिन जो खूबसूरत जगह आप खुद जाकर देखेंगे अपनी नेकेड आई से, उसकी क्या ही बात होगी, वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, वो आप ही देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। तो मुझे अंदाज़ा है कि आप लोगों ने बैग पैक कर लिए होंगे, तैयारी शुरू कर दी होगी सोन वैली जाने के लिए। हम भी तैयारी करते हैं आगे बढ़ने के लिए। हाँ। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से आने के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे दो बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी से और जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और उनकी ट्रैवल लाइफ के बारे में। बिल्कुल, लेकिन अभी यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है मॉर्निंग गेस्ट। ये सेगमेंट हमारा मॉर्निंग गेस्ट, और आज भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है दो ऐसी पर्सनालिटीज़ ने जो अपने अपने प्रोफेशन में पाकिस्तान को सर्व कर रही हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का सर का ताज जो है हमारी फोर्सेस हैं, और अगर सर के ताज में अगर बात की जाए कोहिनूर की, तो वो पाकिस्तान की एयरफोर्स है, जिसने हमेशा जो है अपने से बड़े दुश्मन को नाको चने चबाए हैं और हमारी फ़िज़ाओं की हिफाजत कर रहे हैं। ना सिर्फ हमारी फ़िज़ाओं की हिफाजत कर रहे हैं, बल्कि अपनी एक्सेलेंट परफॉर्मेंस की वजह से हमारे जितने भी दोस्त ममालिक हैं वो भी हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स से जो है रहनुमाई हासिल करते हैं, सपोर्ट लेते हैं और उनके प्रोफेशनल जो हैं यहाँ आके ट्रेन होते हैं। तो हमारी एयरफोर्स जो है वो हमारा फ़ख्र है। आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान एयरफोर्स से है। पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन की, फ़ाइटर पायलट बने, मुख्तलिफ ओहदों पर पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्व करते रहे। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन रहे, और फिर अगर बात की जाए तो तुर्की, यूक्रेन, अल्बानिया में जो है एज अ डिफेंस अटाची पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे। हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब। सो वेलकम टू द मॉर्निंग शो एट डिस्कवर पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। ज़बरदस्त। अब मैं अपनी तरफ से आपका तारुफ, अपनी जानिब से आपका तारुफ करवा देती हूँ और बताती हूँ। आज एक और पर्सनालिटी ने हमें ज्वाइन किया है। बेसिकली ये एंटरप्रेन्योर, सीईओ हब एंटरप्राइजेज हैं। पीआर, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, मार्केटिंग, इन तमाम कामों पे इनको अबूर हासिल है। आपको बताते हैं आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है महविश खान ने। वेलकम टू द मॉर्निंग शो एट डिस्कवर पाकिस्तान। थैंक यू मैम। कैसी हैं महविश आप? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा महविश, मुझे बताइएगा अपनी सुबह का आगाज़ कैसे करती हैं? हम अपने सुबह का आगाज़ आपके शो से करते हैं। क्या बात है। चले, आज तो आपने हमारी अपनी सुबह का आगाज़ जो है हमारे शो से किया, लेकिन आम रूटीन में जो है किस टाइम उठती हैं? आर यू अर्ली राइजर? ऑब्वियसली आई एम अर्ली राइजर। अराउंड बाय 6 o'clock रूटीन में मेरा होता है, मुझे उठना होता है। उसके बाद लिटिल एक्सरसाइज होता है, ब्रेकफास्ट होता है, देन आई गेट रेडी फॉर ऑफिस। ठीक है। हर कामयाब इंसान जो है नाज़रीन वो अर्ली राइजर ही होता है। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब भी हैं। आप तो क्योंकि माशाल्लाह फोर्सेस से आपका ताल्लुक है, आपकी सर सबसे पहले बताइए मॉर्निंग रूटीन क्या होती है? मॉर्निंग रूटीन एयरफोर्स में तो हो या एयरफोर्स से बाहर अल्लाह के नाम से होती है, फजर की नमाज से होती है। और जब एयरफोर्स में थे तो उसके बाद सीधे ड्यूटी पे जाते थे। बाज़ औक़ात फजर की नमाज से पहले भी जाना पड़ता था। तो आजकल जो रूटीन जिसको आप कह लें कि रिटायरमेंट के बाद की जो रूटीन है, उसमें वही फजर की नमाज और उसके बाद दिन के कुछ अरसे के बाद, गुजरने के बाद एक हल्का फुल्का नाश्ता। अच्छा। या अगर नाश्ता नहीं करना तो फिर एक ब्रंच, और उसके बाद
छोटे छोटे कुछ काम हैं जो मैंने अपने लिए मुंतखब किए हुए हैं। कुछ NGOs हैं आजकल, उनके साथ काम कर रहा हूँ। रिसेंटली आई वाज लुकिंग आफ्टर एक एविएशन एकेडमी, तो गालिबन आप भी वहाँ विज़िट कर चुके हैं। एग्जैक्टली तो वो विज़िट कर रहा हूँ, वो उसको मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ। उसके बाद दिन के मामूला चलते रहते हैं, मिलना मिलाना कुछ यंगस्टर से, कुछ क्योंकि देखिए मैं उस ज़िंदगी की जिसको कहते हैं स्टेज के ऊपर हूँ जहाँ पे अगर कुछ बड़ों से कुछ सीखा है तो शायद उसको कुछ जो आगे की नस्ल को ट्रांसफ़र करना है। बिल्कुल ऐसे ही। और आपसे तो ऐसे ही मेरे मशगूलात हैं। अच्छा ये बताइएगा, सुबह का नाश्ता जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जी, तो उसमें क्या ख़ास तौर पे नाश्ते में खाते हैं? हमारे लाहौर के नाश्ते तो वैसे ही बड़े मशहूर हैं, या कोई वेस्टर्न नाश्ता करते हैं? देखिए जी, मैं सीधी बात करूँगा, नाश्ता हो तो उसमें ज़बरदस्त किस्म का पराठा हो, अच्छा, उसके साथ अचार हो, क्या कोई रात का बचा हुआ सालन हो, और साथ अगर लस्सी मिल जाए तो दोपहर तक की नींद का बंदोबस्त हो जाता है। क्या बात है, फिर मतलब ट्रेडिशनल खाने जो है वो पसंद करते हैं। मैं ट्रेडिशनल पसंद करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, आप यू आर स्टिल स्मार्ट। एक्सरसाइज भी करते हैं अभी? बिल्कुल, एक्सरसाइज इसलिए कि जो कैडेटशिप से एक आदत बन गई है कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करने की। जब कैडेट थे 6-7 साल हर तरह की स्पोर्ट्स गेम्स खेली, और मतलब मैं कॉलेज में अपनी जिमनास्टिक्स टीम का कैप्टन था। कैन यू इमेजिन? वाह, वेरी नाइस। जबरदस्त। तो वो एक आपकी ज़िंदगी का हिस्सा वो एक बन गया है। तो कुछ एक्सरसाइज, वो वॉक हो, कोई घर पे एक्सरसाइज हो, अगर जिम नहीं भी जा सकता तो मैं कुछ ना कुछ टाइम अपने आप को ज़रूर देता अच्छा हूँ। सर, डेफिनेटली आज हमारे साथ बहुत बड़ी पर्सनालिटी आप मौजूद हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सी खिदमात अंजाम दी हैं पाकिस्तान के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह हमारे CM और PM का एक विजन था टूरिज़्म को आगे लेकर चलने का, इस पर एम्फसाइज़ उन्होंने काफ़ी किया। फिर डिस्कवर पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया कि पाकिस्तान की खूबसूरत मकामात को पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, और ये अलग से चेहरा दिखाया जाए पाकिस्तान का। क्या कहना चाहेंगे, क्या रिकमेंडेशंस होंगी कि मज़ीद इसको किस तरह हम मार्केट कर सकते हैं, किस तरह आगे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं? देखिए, आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि मुझे एजाज़ हुआ कि मैंने पाकिस्तान को 2-3 मुल्कों में एज डिफेंस अटैची मैंने रिप्रेजेंट किया। ख़ास तौर पे टर्की और यूक्रेन का मैं जिक्र करना चाहूँगा। देखिए, मैं जब 2002 में वहाँ पे गया हूँ तो मेरा उससे पहले भी ताल्लुक़ रहा टर्की के साथ। मैंने स्टाफ कॉलेज वहाँ पे किया। उस वक्त को तकरीबन $15 अरब सालाना सिर्फ टूरिज्म से बना रहे थे। आज से ऑलमोस्ट 20 साल पहले की बात है। और अब कितना होगा? और मुझे बड़ा दिल करता था कि हमारे मुल्क में इतनी खूबसूरत जगह हैं जो शायद अगर मैंने उस वक्त तक फिजिकली जाके नहीं देखी थी, लेकिन हम जब फ्लाई करते थे, परवाज़ करते थे नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो ऐसी ऐसी जगह थी कि हम कहते थे यार कब यहाँ पे हम बाई रोड आ सकेंगे, देख सकेंगे। अनटैप्ड एरियाज हैं, फ्रोजन लेक्स थे। तो आई थिंक वी हैव कम अ लॉन्ग वे, नॉट अ बिग वे, अ लॉन्ग वे। और अभी ये जो एक गवर्नमेंट की एक पॉलिसी भी है कि टूरिज्म को प्रमोट करें, फिर आप लोगों ने जिस तरह लोगों को नॉर्थ को दिखाना शुरू किया है, आई एम श्योर ये आपकी मेहमान जो हैं ये बहुत जल्द नॉर्दर्न एरिया का टूर करेंगे, आई गारंटी यू। तो उसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमें उस वक्त अफसोस होता था कि ये हम इन एरियाज में जा नहीं सकते। मुझे ये भी याद है कि एक दफ़ा मैंने कोई 96 की बात है, एक एक्सपो में मैंने पाकिस्तान के टूरिज्म के जो मैंने ब्रोशर देखे, उनमें लिखा हुआ था ये जगह बड़ी खूबसूरत है लेकिन रास्ता ठीक नहीं है, सड़क टूटी हुई है, पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब ये देख के कौन जाएगा? लेकिन अब चेंज आई है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठहरने की जगह अच्छी बन गई हैं। और आई डू गिव अ बिग क्रेडिट टू योर चैनल, नॉट दैट बिकॉज कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट कि एक तो जिन प्रोग्रामों से लोग तंग आ चुके हैं, वो सुबह के हों या शाम 8 बजे के, वो नहीं सुनने को मिलते। And then you are showing the beautiful, positive Pakistan. अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा। और नाज़रीन, पाकिस्तान के पास सिर्फ लैंडस्केप्स ही अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का फूड, पाकिस्तान का कल्चर, सब इतना खूबसूरत है और दुनिया में आपको ऐसी चीज़ें जो है देखने को नहीं मिलेंगी। महविश, ये बताइएगा
कि पाकिस्तान जो है बिलाशुबा अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत, लेकिन अफसोस की बात ऐसा लगता है कि कहीं हमारी मार्केटिंग जो है वो फेलियर रहा, हम ब्रांडिंग उस तरह नहीं कर सके, जो असल चेहरा था पाकिस्तान का वो नहीं दिखा सके। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे किस तरीके से हम पाकिस्तान की जो असल खूबसूरती, जो असल चेहरा है वो दुनिया को दिखा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान का असल चेहरा दिखाने के लिए हमें इसके लिए मार्केटिंग एंड ऑल दैट इन चीज़ों पे जाना चाहिए था, जिसके ऊपर इससे पहले कभी किसी ने फोकस नहीं किया। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी इसके ऊपर टूरिज़्म के ऊपर बहुत ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो इसमें वी कैन ऑल्सो प्ले आवर रोल थ्रू आउटडोर मीडिया। हम जा सकते हैं, जैसे आपका चैनल इतना अच्छा काम कर रहा है कि आप लोग वो एरियाज़ दिखा रहे हैं जो इससे पहले हमने नहीं देखे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर्सनली मैंने नॉर्दर्न एरियाज़ और मतलब पाकिस्तान में रहते हुए इसको उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन थ्रू योर चैनल जिस तरह से ये चीज़ें दिखा रहे हैं, अभी मैं एम प्लानिंग फॉर के डेफिनेटली हमें जाना चाहिए। और इसको हम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई बिलीव और प्रिंट मीडिया के थ्रू इसको ओबियसली इंटरनेशनल लेवल पे और बाकी ममालिक में इसको हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट वे आई बिलीव। मैं विश हमारी कोशिश भी यही है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए, खूबसूरत जगह दिखा के कि आप भी जाए फैमिली वेकेशन एंजॉय कीजिए। अच्छा साजिद साहब, मुझे इस हवाले से बताइएगा कि टूरिज़्म इंडस्ट्री को मज़ीद डेवलप करने के लिए एविएशन किस तरह मज़ीद हेल्पफुल हो सकती है? देखिए, आजकल जो टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा, उसका स्कोप बहुत फैल गया है। आमतौर पे हम समझते थे टूरिज़्म का मतलब है गए किसी जगह, गए सैर की, घूमे फिरे, देखी, किसी को अगर हिस्टोरिकल साइट्स का वो देखी। आई थिंक इट हैज़ गॉन बियॉन्ड दैट। अभी दुनिया भर में जैसे मेडिकल टूरिज़्म है, टर्की बहुत ज़्यादा मेडिकल टूरिज़्म कर रहा है। तो उसके लिए क्या किया है उन्होंने, अपने पास अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे डॉक्टर्स, उनके जो रेट्स हैं वो यूरोपियन से कम हैं। तो क्या है कि वो एक ख़ास बीमारी के जो मरीज़ हैं उनको लेके आते हैं, जहाज़ के जहाज़ भरे हुए आते हैं, उसको वहाँ पे न सिर्फ मेडिकल एड और उनको वो जो उनकी वो होती है, और फिर इसी तरह एक रिलीजियस टूरिज़्म है। जैसे हमारे देखें ना, बहुत से लोग जो हमारे ज़ियारतों के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ द रिलीजियस टूरिज़्म। हमारे मुल्क में कम अज़ कम सिखों के और हिंदुओं के, इसी तरह बुद्ध के, टेक्सला की तहजीब को देखिए, ये ऐसे उनकी हिस्टोरिकल साइट्स हैं कि अगर हम इनको प्रमोट करें, थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न लोगों के, बाहर के लोगों के जो हमारे बारे में उसको दूर करें, क्योंकि अब वो हालात नहीं है जो कि आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले थे। तो इन चीज़ों को अगर आप इनको बेहतर करेंगे और फिर कन्वे करेंगे, अगेन जैसे मैविश ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप लोग कि भाई आप आइए, इट्स अ सेफ कंट्री नाउ। तो ये चीज़ें जब हम करेंगे और इसके स्कोप को, वाइडन स्कोप को हम कैप्चर करेंगे, तो आई थिंक बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में। और जिस तरह अभी नजफ का ही सवाल में दोबारा, मतलब कि ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सिविल एविएशन भी कुछ ऐसे प्लान्स बनाए, कोई डायरेक्ट फ़्लाइट्स आएँ, और अब जिस तरह स्कर्दू की फ़्लाइट्स जाना शुरू हुई हैं, तो वो बड़ा सक्सेसफुली पाकिस्तान से बेतहाशा लोग जो है वो जा रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा हुआ कि कल पहली दफ़ा तारीख में 6 जहाज़ एक दिन में PIA के स्कर्दू उतरे हैं, और आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है PIA ने जो किया है। इसके साथ चाहिए कि बाकी एयरलाइंस भी करें वहाँ पे। और अब देखें ना, लोगों को एक्सेस मिली है। मैं देख रहा था कि मुल्तान से जहाज़ 167 पैसेंजर्स लेके स्कर्दू पहुँचा है। तो एक बात तो तय हो गई, लोग जाना चाहते हैं, और जा इसलिए रहे हैं कि आपने वहाँ पे फैसिलिटीज दे दी। एयर लिंक आपने दे दिया, तो वो लोग जो कहते थे यार 24 घंटे सफ़र करके स्कर्दू जाएं, अब वो आराम से 1.5 घंटे की फ़्लाइट में वहाँ जा रहे हैं। तो आई थिंक वी नीड टू ऐड ऑन टू दिस। और इसमें सिविल एविएशन में मैं आपको बताता चलूँ कि जो इनकी लास्ट जो पॉलिसी आई थी, एविएशन पॉलिसी, इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छा एक लाइसेंस दिया है, और उस लाइसेंस के तहत एक नई एयरलाइन ऑलरेडी आ गई है, उनके ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। तो आई थिंक सिविल एविएशन शुड फैसिलिटेट टूरिज़्म के लाइसेंस को। उसमें छोटे जहाज़ को भी जा सकते हैं जो कि स्वात जा सकें, पारा चनार जा सकें, छोटी जगहों के ऊपर। तो यस, सिविल एविएशन बहुत अहम रोल प्ले करती है। अच्छा, ये तो बात होगी टूरिज़्म की, और जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान के लोग बड़े खूबसूरत हैं और बहुत ही ज़्यादा, अगर लोगों की बात करें तो हर शख्स के पास जो है ना मल्टी टैलेंटेड, मल्टी स्किल्स हैं। आज आपकी शख्सियत के भी कुछ पहलू हम लोगों के सामने लेके आना चाहते हैं। मुझे पता चला आप बहुत अच्छे शायर भी हैं, लिखते भी हैं, तो ये शौक़ जो है कब से? देखिए, मुझे शायर ना कहिए, शायर लोग नाराज़ हो जाएंगे।
मुझे इसलिए याद आया कि एक दफ़ा एक बहुत अच्छे शायर ने एक किसी फौजी को जो शायरी करता था उसको पंजाबी में कहा था, कह दूं? उन्होंने कहा कि साढ़े छाबे च हाथ ना मारो। तो देखिए शायरी या कुछ आई थिंक ये जो फ़नून लतीफ़ा है वो किसी भी फॉर्म में वो हर इंसान के साथ कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। और चीज़ तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, उसको जिला मिलती है कि आपको घर में माहौल कैसा मिला, आपको असातिज़ा कैसे मिले। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत छोटी क्लास से बहुत अच्छे असातिज़ा मिले जो कि तालीम के साथ तरबियत भी देते थे और ऐसी चीज़ों को आपके अंदर जिला देने के लिए वो आपको इनकरेज करते थे। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने सबसे पहली नज़्म गालिबन 6ठी या 7वीं जमात में लिखी थी, फिर जब मैं पीएफ कॉलेज में पहुँचा तो वहाँ पे बड़े अच्छे उस्ताद मिले। हर साल वहाँ पे ऑल पाकिस्तान मुशायरा होता था और आप लोगों ने तो नाम भी शायद किताबों में पढ़े हों। मैंने बतौर एक तालिब इल्म सबसे पहले जिस मुशायरे में मैंने अपनी नज़्म पढ़ी उसकी सदारत उस्ताद एहसान दानिश कर रहे थे। क्या Very बात nice. है। और शायर हजरात में शुरा में ज़मीर जाफरी, अहमद नदीम कासमी, ऐसे बड़े लोग। तो फिर थोड़ी सी शायरी हो जाए, कुछ सुना दीजिए, कुछ शेयर किया शायरी का सबसे बड़ा मसला शादीशुदा को ये होता है कि फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है किसके लिए लिखी। अच्छा, तशरीह करनी पड़ती है। तो मैं चंद अशार सुना देता हूँ और बाकी तो मैं देखूंगा फिर आप क्या होगा शायरी मेरे यहाँ साथ। के घर जाके आप तशरीह कीजिएगा। मोहब्बतों का न मुझको कोई शुमार रहा, मोहब्बतों का न मुझको कोई शुमार रहा, कभी रहा कभी दिल पे ना एतबार रहा। अरे वाह वाह, क्या बहुत- बात है, क्या बात है। फिर एक सुबह मेरे दिल पे उसने दस्तक दी, फिर एक सुबह मेरे दिल पे उसने दस्तक दी, फिर एक बार गुमाने शबे बहार रहा। अरे वाह, खूबसूरत। वो मौसमों के तगय्युर में मोतबर ठहरा, वो मौसमों के तगय्युर में मोतबर ठहरा, मेरे नसीब में एक लम्हा-ए बहार रहा। क्या बात है, क्या ही अच्छा बहुत है, खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। शबे विसाल अगरचे बहुत तवील न थी, तमाम उम्र उसी रात का खुमार रहा। उसी से हो के शुरू उस पे बात जा पहुंची, उसी से हो के शुरू उस पे बात जा पहुंची, मेरे ख्याल की वसत में इख्तिसार रहा। क्या बात है। मिले वो और से लेकिन मेरा भी हो के रहे, मिले वो और से लेकिन मेरा भी हो के रहे, ख्याल यार भी साजिद मिसाल यार रहा। क्या बात क्या है जी, बात बहुत है, खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत, खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी नजफ वो ये कि मतलब नेचर को भी इन्होंने मोहब्बत से जो है वो हर जगह पे सुबह शाम मौसम और ये सब चीजें आ रही मैं हैं। आपसे यही जानना चाहूंगी, जब ये क्रिएटिविटी आपकी मतलब आपके जहन में आती है और आप इसको पेपर पे उतारते हैं, तो क्या एम्बियन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है इस काम में? क्या आप खूबसूरत जगह पे बैठे हो, पाकिस्तान की खूबसूरत लोकेशन पे बैठे हो और फील के साथ आप वो लिख रहे हो, ये क्या इफेक्टिव होता है ये चीज़? बिल्कुल इफेक्टिव होता है। हुस्न वो कुदरत में हो, वो नेचर में हो, इंसानों में हो। देखिए मैं समझता हूँ भी कोई भी चीज़ जब आप तख्लीक करते हैं, वो एक कोई अच्छी शायरी हो, कोई अच्छा गीत हो, कोई अच्छी धुन हो, कहीं ना कहीं कोई तहरीक मिलती है, कोई इंस्पिरेशन मिलती है आपको कहीं से। वो इंस्पिरेशन फिजिकली भी हो सकती है और आपकी सोच से भी हो सकती है। तो बहुत सारी नज़में शराबी हुए बगैर शायरों ने शराबियों वाली कमाल की नज़में लिखी, शायरी लिखी। ऐसे ही। अच्छा ये बताइएगा, पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह जो बहुत पसंद हो, जहाँ फैमिली के साथ जाते हो और बार बार जाना पसंद करते हैं? आई थिंक जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज से पहले ही प्रैक्टिकली मुझे ख़ास तौर पे ये हमारा जो नथिया गली का एरिया है, क्योंकि इजी एक्सेस है एग्जैक्टली। उस वहाँ पे वो जो काला बाग है, वहाँ पे जो एयरफोर्स का एक काला बाग है क्लोज टू नथिया गली। आई थिंक दिस ए ब्यूटीफुल एरिया। मरी खूबसूरत है लेकिन शायद बहुत कंजस्टेड हो गया है, बहुत लोग जाने लग गए हैं। तो एक जो इजी एक्सेस में है वो नथिया गली और उसके अराउंड का एरिया है, भूरबन है जहाँ पे हम जाना पसंद करते हैं।
लेकिन डेफिनेटली अब नॉर्दर्न एरियाज का प्लान है। क्या बात है, ज़बरदस्त। मैं विश आपसे भी जानना चाहेंगी फैमिली वेकेशन को कितना प्रमोट करती हैं? लास्ट डेस्टिनेशन आपकी कौन सी थी पाकिस्तान की जो आपने विजिट की? Well, to be very honest, as I told you before that कि मेरा as such within the Pakistan तो as such नहीं है, लेकिन other countries में हमने बहुत ज़्यादा with family जो है वो travel किया है. But now I'm planning for definitely जिस तरह इन्होंने AVM साहब ने बताया है कि जी जैसे जहाज़ भर भर कर जा रहे हैं and all that, I'll definitely talk to चीज़ my motivate travel करिए agent. कि यार मैं भी Definitely जाऊंगी। कि मैं I should must travel with my daughters or family and all that. So let's see. अच्छा, We'll go to. क्योंकि हम पाकिस्तानी फैमिलीज़ को कोशिश ये करते हैं कि वो भी जो है निकलें और पाकिस्तान की खूबसूरती को देखें, तो ये बताइएगा ट्रैवलिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और आपको क्या लगता है कि कितने अरसे बाद जो है आपको ट्रैवल करने के लिए निकलना चाहिए? Well, जिस तरह से हम मतलब प्रोफेशनल लाइफ में है, जिस तरह से हम काम करते हैं, आई बिलीव कि राइट आफ्टर 4 to 5 months डेफिनेटली आपको एक 1 week का ब्रेक लेना चाहिए, विद फैमिली आपको जाना चाहिए और इस तरह की चीज़ें लेकर आपको फ्लोर करनी चाहिए। ये आपकी मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए? ऑब्वियसली बोथ साइड्स। और डेफिनेटली आपको एक मौका मिलता है, आप फैमिली के साथ भी आप टाइम स्पेंड करते हैं और डेफिनेटली चेंज आ जाता है। आप रूटीन की लाइफ में इतना मतलब स्ट्रेसफुल हो गया है अभी काम करना एंड ऑल दैट, तो डेफिनेटली एवरीवन शुड हैव लिटिल ब्रेक, यू नो। सो ये इन दैट रिगार्ड्स वो ठीक है। अच्छा, एयर वाइस मार्शल साहब ये बताइएगा, मतलब हम तो पाकिस्तान को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसी जगह हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं। आपने जो आसमान से पाकिस्तान देखा, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। कोई ऐसी जगह जो वाकई आपने कहा हो कि यार यहाँ पर पहुँचना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए? मैं फिर कहूँगा कि एयरफोर्स में फ्लाई करते हुए K2 के से लेके तो कराची के साहिल तक सारा पाकिस्तान आप देखते हैं और हमारे हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं। हमारे कुछ मैं कहूँगा कि ऐसे कोई हिल रिजॉर्ट्स बन सकते हैं जो हमारे नॉर्थ में नहीं है, लेकिन जैसे फोर्ट मनरो का इलाका है, बलूचिस्तान में कुछ जगह हैं जहाँ पे बन सकती हैं, जिनको डेवलप अगर करें तो वहाँ पे हो सकता है। लेकिन जो फैसिनेशन है वो जो एक झील, पहाड़, खामोशी, रात को नीला आसमान, ये हमारे नॉर्थ में है। और मैं यकीन कीजिए कि जब हम फ्लाई करते थे, इन 80s का ज़माना था जब हमें कुछ वजूहात पे उस साइड पे ज़्यादा फ्लाई करते थे, तो वो फ्रोज़न लेक्स नज़र आती थी। जब हम कहते थे, पहले भी जैसे मैंने कहा कि हम चाहते थे कि यहाँ पे जाएं, और जैसे अब एक देखें कि अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छी झील पाकिस्तान को देनी थी जो अताबाद, सही। कैसे 2010 में एक लैंडस्लाइड होती है, दरिया का रास्ता रुकता है और आई एम विटनेस के प्लान्स बन रहे हैं कि रास्ता खोला जाए, पानी का बहाव खोला जाए। अल्लाह मियाँ ने वो लेक बनानी थी, वो पानी इतना इकट्ठा हो गया कि उसको रास्ता खोलने के सारे प्लान्स को कैंसिल करना पड़ा और आज वो एक खूबसूरत जगह बन गई है। इतना खूबसूरत पानी का कलर इतना खूबसूरत है। बिल्कुल। मुझे इस हवाले से बताइएगा, खूबसूरत जगह जब हम बात करते हैं खूबसूरत मकामात की, खूबसूरत जगह की, तो वो तब तक खूबसूरत है जब तक वो खूबसूरत नज़र आ रही है। एक बिहेवियर देखा जाता है हम लोगों में कि हम विज़िट के लिए जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, तो हम जगह जगह गार्बेज फेंक देते हैं, ये जानते हुए कि ये गलत बात है, ये चीज़ ख़राब हो जाएगी, और ट्रैश बिन होते हुए हम ये हरकत कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, किस तरह इस हवाले से अवेयर करना चाहेंगे? क्योंकि अपनी कैपेसिटी में रहते हुए हमने कोशिश करनी है कि हमने कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए करना, हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं डालनी। नजब, बहुत अच्छी बात है कि हमने टूरिज़्म की बातें करते करते आपने वो बात की है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको इस बात के ऊपर बड़े सीरियसली गौर करना चाहिए। हमारे तो अगर हम मेजॉरिटी मुसलमान मुल्क है तो सफाई तो निस्फ ईमान है, लेकिन अफसोस होता है कि लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं कि वहाँ पे अगर उनको डस्टबिन पड़े भी हों तो वो जहाँ बैठते हैं वहाँ पे जो है वो गार्बेज छोड़ के आ जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैंने सैफुल मलूक झील जो थी, एयरफोर्स में होते हुए हम एक दफ़ा गए और हम नारायण से ऊपर और पैदल चल के सारा गए और इट टुक अस लॉट ऑफ टाइम, लेकिन जब वहाँ पहुँचे थोड़ा थकावट से होश आया तो क्या कमाल का सीन था। इट वॉज मैजिकल। और वो तस्वीरें, वो जो एक पिक्चर मेरे जहन में है, आप यकीन करें सिर्फ उसको ना खोने के लिए मैं पिछले कितने सालों से सैफुल मलूक नहीं गया।
अरे वाह। मेरे भाई गए, उन्होंने आके दिखाया कि जहाँ पे पहले कोई ढाबा नहीं था, कोई गंदगी नहीं थी, मेरा जो इमेज था, अब वहाँ पे लिटर, गंदगी हर तरफ, ढाबे बन गए, चाय ये वो। ऑनेस्टली आई हैव रिफ्यूज्ड, मैंने कहा मैं अपना वो नहीं तासुर नहीं खोऊंगा, खोना चाहता जो मेरे जहन में है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप प्लीज़ आप अपने चैनल से जब भी आप बात करें, लोगों को बताएं सफाई निस्फ ईमान है, अपना जो निस्फ ईमान है इसको किसी टूरिस्टिक जगह पे छोड़ के मत आएं, हाँ। इसको एक बैग में डालें और साथ लेके आएं। और ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही है। अगर आप स्टॉल्स वगैरह लगाते भी हैं साजिद साहब, मुझे ऐसा लगता है आप उसकी सफाई करके उठिए, Exactly, जहाँ ऐसा ही पे है। बैठे हैं फैमिली और के साथ बैठे हैं जिस उसको तरह- साफ करके उठिए। जिस तरह आपने मैसेज दिया, हम हमेशा ही यही मैसेज देते हैं और यही बार बार कहना चाहते हैं कि ये हमारा मुल्क, हमारा घर है, इसकी सफाई, इसका ख्याल हम लोगों ने ही करना है। तो नाज़रीन, गपशप तो चल रही है, बहुत ही मज़े की बातें हो रही हैं, और भी एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब से और महविश से बिल्कुल। बातें करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो आप कहीं मत जाइए। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और बड़े मज़े की गुफ्तगू चल रही थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। महविश, मुझे ज़रा बताइएगा कि आप पीआर, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को डील करती हैं, तो टूरिज़्म को इस हवाले से किस तरह देखती हैं कि मज़ीद प्रमोट किया जाए, डेवलप किया जाए? Well, Najib, there are so many ways. Like we can go for different events and all that. जैसे कि हम मल्टीनेशनल सेलुलर कंपनीज के साथ काम करते हैं, उनकी ऑन एंड ऑफ हम कैंपेन्स वगैरह करते रहते हैं। लाइक इसी तरह हम उनको मतलब इन नॉर्दर्न एरियाज़ में लेके जा सकते हैं, उनके इवेंट्स वगैरह वहाँ प्लान कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों तक जो है उनका मैसेज पहुँचाया जा सके। प्लस ये कि हम वी कैन यूज़ लाइक हाईवेज़ कि जहाँ से हम अप्रोच करते हैं इन एरियाज़ को, ये जितने भी आप अपने चैनल पे भी दिखा रहे हैं सारे, उसमें हम सॉलिडारिटी मैसेजेस में जा सकते हैं। उसमें हम टूरिज़्म से रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन है थ्रू आउटडोर मीडिया, स्मॉल साइनेजेस, आप 2 to 3 किलोमीटर की रेंज पे अगर आप डिफरेंट मैसेजेस दे दें, इंफॉर्मेशन वगैरह उस पर दे दें, तो उससे भी डेफिनेटली टूरिज़्म को लाइक उसकी अवेयरनेस, उसको काफ़ी आप मतलब उसका आउटपुट आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट को एक्टिविटी ऐसी करनी होगी, जिस तरह के आप कह रहे थे कि मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ टूरिज़्म है, जैसे स्पोर्ट्स टूरिज़्म भी है। आजकल सर टोक्यो में ओलंपिक्स हो रहा है, तो पूरी दुनिया से लोग फिर खींचे चले आते हैं। तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो करे। और पाकिस्तान में हर किस्म का पोटेंशियल आपको नज़र आता है टूरिज़्म का। हिस्ट्री की और कल्चर की अगर हम बात करें तो सिंध का कल्चर बड़ा आप देख लीजिए, इतना पुराना एंशिएंट कल्चर है। फिर बलूचिस्तान का, तो इस हवाले से क्या कहेंगे, जो सिंध और बलूचिस्तान और जो सेंट्रल पंजाब है, इसकी खूबसूरती के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे इन एरियाज़ में हिस्टोरिकल साइट्स हैं, और मैंने बहुत सारे टूरिस्ट देखे हैं, स्पेशली जापानीज़ हैं और इवन यूरोपियन कंट्रीज से, जो कि हिस्टोरिकल साइट्स के लिए आते हैं। अब देखिए, डेजर्ट के बीच में दरावड़ का किला तो मौजूद है, फोर्ट मौजूद है। अगर वहाँ तक एक्सेस अच्छी बन जाए, वहाँ कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स बन जाएं, कोई नाइट स्टे के लिए बन जाएं, तो आई कैन अश्योर यू कि बहुत लोग आएंगे देखने के लिए। अच्छा, इसी तरह जैसे अभी महविश ने बात की, आपने इनसे ब्रांडिंग का कहा कि जी इवेंट्स कीजिए। आपको याद है कि सिब्बी मेला होता है, जैसे शंदूर मेला नॉर्थ में होता है, सिब्बी का मेला बड़ा मशहूर था, आहिस्ता आहिस्ता वो सिक्योरिटी की वजह से उसके नीचे चले गया। जैसे सिंध में वो अजरक का एक दिन मनाते हैं। तो आई थिंक जैसे महविश ने कहा, और अगर आप यहाँ पे इवेंट्स करें और उसके स्कोप को वाइडन करें और उसमें आप लाहौर की बसंत टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें। लाहौर की बस, वो एक बहुत पॉपुलर एक मीन्स था लोगों के लिए जाने का। आई हैव एंजॉयड इट कि वही लाहौर जो दिन में मैं रोज़ देखता हूँ, जब मैं शाम को मगरिब के टाइम पे उस बस डबल डेकर के ऊपर बैठ के देखता हूँ, तो एक डिफरेंट व्यू नज़र आता है। तो आई थिंक इन इवेंट्स को इस तरह किया जाए, इनकी ब्रांडिंग की जाए, इनको प्रमोट किया जाए कि बाहर से लोग आए, मुल्क के अंदर से भी टूरिस्ट आए और बाहर से भी आए। तो आई थिंक बहुत स्कोप है बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, कश्मीर में, तो वी शुड डू दैट। आपकी शख्सियत पे जैसा हम बात कर रहे थे, मुख्तलिफ पहलू हैं। एक बड़ा खूबसूरत पहलू आपकी शख्सियत का ये है कि आप जिस इदारे से पढ़े, उसी इंस्टीट्यूट को फिर आपने एज अ प्रिंसिपल सर्व किया, हेड किया। तो एज एन एजुकेशनिस्ट जो ये सफ़र था, ये कैसा था और कैसा महसूस किया आपने कि जहाँ आप पढ़ते रहे वहीं पर प्रिंसिपल?
आई विल बी वेरी कैंडिड, फ्लाइंग और फाइटर फ्लाइंग मेरा पैशन था, और उसमें माँ बाप, अल्लाह ताला की मेहरबानी, माँ बाप, शुरू के असातिज़ा, और उसके बाद ख़ास तौर पे PAF कॉलेज श्रीगोदा के जो 7 साल थे उसका बहुत बड़ा हाथ है। और पैशन तो मेरा इन ज़राए से पूरा हो गया, मैं पायलट बन गया, अल्लाह वाज वेरी काइंड। लेकिन यकीन करो, जब मैं सलमान उसी कॉलेज का, मुझे इतनी बड़ी इज्जत मिली कि मैंने अपने ही कॉलेज को, अपने ही मादरे इल्मी को, अल्मा मेट्रो को, जब मैंने मैं कहूँगा सर्व किया एज ए प्रिंसिपल, तो आई थिंक विद इन 3 months देयर वाज अ रीयूनियन, और पुराने सुगोदियन आए हुए थे, एयर चीफ आए हुए थे, और भी बड़े लोग आए हुए थे। तो मैंने कहा कि आई ऑलवेज थॉट दैट फ्लाइंग वाज माय ग्रेटेस्ट पैशन, बट नाउ लेट मी टेल यू कि एजुकेशन, पढ़ाना इज माय बिगेस्ट पैशन। आई लव्ड इट। मैं इसी हवाले से आपसे जानना चाहूँगी कि जिस कॉलेज में पढ़े उसी कॉलेज में आप प्रिंसिपल के तौर पे आपने सर्विसेज दी। मुझे बताइए कि जब इंसान स्टूडेंट होता है तो बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं, आप देख रहे होते हो कि इसको बेहतर किया जा सकता था, ये पूरा हो जाता, इसको मज़ीद हम अच्छा कर लेते, या ये चीज़ डिमांड या होती है आपकी। तो क्या देखते हैं कि वो चीज़ें अब आपने कमिंग, आपके जो जूनियर्स हैं या आपके जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आप वो प्रोवाइड करें, उस पर आप काम करें, किस तरह मज़ीद फैसिलिटेट करें? बड़ी दुखती रग पे हाथ रखा है मुझे। देखिए, रेजिडेंशियल स्कूल में जैसे कि PF कॉलेज, कैडेट कॉलेज है, और एक आम स्कूल में, डे स्कूल में, जो सबसे बड़ा फ़र्क है कि वहाँ पे आपको, जैसे मैंने ज़िंदगी के 7 साल शबो रोज़ वहीं पे गुजारे, छुट्टियों के अलावा बाकी 24 घंटे वहीं पे रहते थे। अच्छा, सीधी सी बात है, बंक पे भी जाते थे, दीवार फलांगी चले गए, कहीं कढ़ाई खा के आ गए, कुछ करके आ गए। तो सबसे बड़ा मसला था कि अब वो सारा कुछ अपने बैकग्राउंड में, जहन में घूम रहा होता था। जब मैं आज के बच्चों को कहता था, बेटा डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, तो लेकिन मैं सिर्फ इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि ये चीज़ें जब तक वो एक लिमिट के अंदर हैं, इनको मैं बुरा नहीं समझता। ठीक है। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूँगा। मैं जब एज ए प्रिंसिपल गया, मैं 7 साल हुआ, मुझे सब पता था कि कहाँ से निकला जा सकता है, बंक पे जाना है, कहाँ से दीवार फलांगी जा सकती है, कहाँ पे कमरे में डॉर्मेट्री में सिगरेट छुपाए जा सकते हैं, अच्छा। कहाँ पे मोबाइल छुपाए जा सकते हैं। तो बेचारे आज के कैडेट्स को सबसे बड़ा मसला था कि उनके प्रिंसिपल को सब जगह सब पता था। तो जब छापा मारना होता था, मैं कहता था वहाँ जाकर देखना। उसके बाद जब निकल आओ ना, तो 10 मिनट बाद दोबारा जाना, क्योंकि बच्चे समझते हैं खत्म हो गया, एंड दैट इज द टाइम वो चीज़ें निकालते हैं। सही। तो ये चीज़ें तो थी एक जगह। लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता था कि अगर कोई बच्चा सिर्फ पढ़ाई करके और कोई मस्ती ना करके स्कूल से निकल जाता है, 10 साल 20 साल बाद उसको रीयूनियन में सुनाने वाली कोई कहानी नहीं होती। आई बी वेरी कैंडिड। तो जब तक बच्चे तमीज़ के दायरे में, अगर दीवार फलानी कहीं गए, वो उन्होंने खाना खाया, बर्गर खाया, हम कढ़ाई खाते थे, वो बर्गर खाते हैं, वापस आ गए। तो छोटी सी मिसाल दूंगा कि मैं एक दिन गया तो वाइस प्रिंसिपल ने 2 कैडेट्स को पकड़ा हुआ। मैंने कहा, डॉक्टर साहब क्या हुआ? सर, इनको मैंने रात को पकड़ा है, ये बंक पे गए हुए थे। तो मैं क्या, आप क्या करेंगे? सर, आई विल फिक्स देम। मैंने साइड पे कहा, हल्का फुल्का कर देना, अगर कोई इन्होंने गैर अखलाकी हरकत नहीं की तो याद रखना इनमें एनर्जी है, डायनामिज्म है, सो उसको आपने सही डायरेक्शन में लेके आना है। तो बट आई लव्ड इट। बड़ी अच्छी पॉजिटिव अप्रोच है। आपकी रीयूनियन के किस्से भी कुछ सुनेंगे, लेकिन नाज़रीन, आप जिस तरह कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे जो प्रेस्टीजियस गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ मिलके हम उस इलाके को, उस जगह को टॉप ट्रेंड बनाएं जिसकी हमने आपको सैर करवाई होती है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है ट्रेंडिंग टुडे। इस सेगमेंट में हम पाकिस्तान के उस खूबसूरत मकाम को टॉप ट्रेंड पर लेकर जाते हैं जिस जगह की हमने आपको सैर करवाई होती है। तो आज सलमान, हमने सोन वैली की सैर की है, आपको दिखाया कि सोन वैली कितना खूबसूरत है। तो आपने करना है ट्वीट, और ट्वीट का क्या तरीक़ेकार है वो सलमान आपको बताएंगे। जी हाँ, ट्वीट आपने सिंपल अपने ट्विटर अकाउंट पे जाना है और वहाँ जाकर लिखना है अपने #discover सोन वैली, #discover पाकिस्तान, #The Morning Show HD, और सोन वैली की खूबसूरत सी पिक्चर जो है साथ लगा के इसको ट्वीट कर देना है।
ये छोटा सा एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। पाकिस्तान से जहां हम इतना कुछ लेते हैं तो हमें इतना गिव बैक ज़रूर करना चाहिए, और हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है, हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद में यूथ है, हर एक के पास जो है स्मार्टफोन्स हैं, तो हम आज इसको जो है इंशाल्लाह टॉप ट्रेंड बनाएंगे। अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आप फेसबुक और इंस्टा से भी इसको ट्रेंड बना सकते हैं। इट्स जस्ट अ 15-second एक्ट ऑफ काइंडनेस व्हिच कैन क्रिएट मैनी जॉब्स, अपॉर्चुनिटी एंड डेफिनेटली कंट्री रेवेन्यू। आपने पाकिस्तान से बहुत कुछ लिया है, आप उससे मोहब्बत करते हैं तो उसका एविडेंस देंगे इसको टॉप ट्रेंड पे ले जाकर। और आप ट्विटर में जो है एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब के ऑफिशियल अकाउंट से भी उसको रीट्वीट कर सकते हैं। महविश खान ने भी अपने अकाउंट से इसको ट्वीट किया है, आप इनका ट्वीट भी जो है वो रीट्वीट कर सकते हैं। और जिस तरह कि मैंने कहा कि यकीन है मुझे कि इंशाअल्लाह आज हम इसको जो है टॉप ट्रेंड बना देंगे। बिल्कुल। अब चलते हैं वापस आपकी जानिब। सर, इस हवाले से ज़रा बताइएगा मुझे, जब आप नॉर्मल रूटीन में होते हैं और आप स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं कि फलते फूलते और उनके अंदर एनर्जी है कंट्री को आगे सर्व करने की और आगे ले जाने की, तो आप एक तो उस्ताद वो है जो सामने हैं, आपको कोर्स के हवाले से डील करे, एक वो उस्ताद होता है जो रूहानी उस्ताद है, आपको बता रहा होता है कि मोरालिटी बता रहा होता है, नॉर्म्स बता रहा होता है, तरबियत कर रहा होता है। किस तरह स्टूडेंट को आप लेकर चलते हैं? तरबियत का जो एक अमल है, ये आई थिंक हर अच्छे उस्ताद की ज़िंदगी के साथ जुड़ा होता है। तालीम और तरबियत एक चीज़ है, अगर आप तालीम दे रहे हैं तरबियत नहीं दे रहे हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं। ट्रू ट्रू। तो मैं समझता हूँ कि मुझे ना सिर्फ बहुत अच्छे असातिज़ा से तरबियत मिली, तालीम तो थी, तरबियत मिली, और कोशिश की कि जब मैं अपने उस इदारे को एज ए प्रिंसिपल सर्व कर रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ, तो वही चीज़ें देखिए, मेरा और कोई, मैं तो फाइटर पायलट था, मेरा एजुकेशन का एक्सपीरियंस एक 7 साल या उससे पहले के साल मिला के बहुत अच्छे असातिज़ा से तालीम हासिल करने का और तरबियत हासिल करने का, ये मेरा एक्सपीरियंस था। सही। तो मैंने जो वही कोशिश की कि उसी मायार पे बदकिस्मती से जो मैंने देखा कि तरबियत का जो एलिमेंट है वो तालीम से बहुत हद तक जुदा हो गया है, शायद इसलिए कि कमर्शलिज्म आ गया है। तो वो चीज़ जो है वो आज के असातिज़ा को देखें, आज अगर आपने कोई स्कूल खोला हुआ है, मैं कल बड़ा एक इंटरेस्टिंग सोशल मीडिया पे देख रहा था, किसी लिखा हुआ था, तालीम बहुत बड़ी दौलत है, किसी प्राइवेट स्कूल के मालिक से बेशक पूछ लीजिए। तो बदकिस्मती से ये कमर्शलिज्म में हमारी जो बच्चों की तरबियत है वो कहीं बहुत पीछे रह गई। अच्छा महविश, आखिर में आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगा कि पाकिस्तानी नौजवान जो है वो डिग्रीज तो ले रहे हैं लेकिन स्किल्स का कहीं फुकदान नज़र आता है, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से जो है स्किल्स को पॉलिश किया जाए, क्योंकि यही असल में आपके काम आते हैं आगे? वेल उनके स्किल्स इसी तरह से होंगे ना कि हमें उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए। देखिए देयर आर सो मैनी पीपल, हर एक की अपनी एक अप्रोच है, हर कोई डिफरेंट फील्ड में जाना चाहता है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमने उनको जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उनको हम कहाँ कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, घर से लेके, और डेफिनेटली हमारे इंस्टीट्यूट्स को आप ले लें, प्लस ये गवर्नमेंट लेवल पे जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आजकल यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह, होप सो। अच्छा, बिल्कुल आपने सही सजेशन दी, और यही होना चाहिए जिस तरह कि उन्होंने कहा कि उम्मीद रखनी चाहिए, व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बार रख, हम भी बार बार यही बात करते हैं। जाने से पहले जो है ना, मैं वो आपका कोई एक किस्सा ज़रूर सुनना चाहूँगा ताकि आपके वो सारे दोस्त जो देख रहे हो वो भी कनेक्ट कर सकें, एंजॉय कर सकें कॉलेज की लाइफ का कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया। वाकया तो बहुत है, लेकिन चले मैं एक हल्का सुनाता हूँ। अब कैडेट कॉलेज में थोड़ा सीनियर जूनियर कॉन्सेप्ट होता है, सीनियर ने जूनियर को बुलाया, उसको कहते हैं असेंबली बुलाई, कुछ फ्रॉक जंप्स दिए, कोई रोल्स कराए, कोई इस तरह की चीज़ें। तो हुआ यूँ कि हमारे एक जूनियर थे जो FSC करके आए हुए थे और आके कॉलेज में हमारे जूनियर थे। एक दिन उनका रिजल्ट आ गया FSC का, तो उन्होंने अप्लाई किया, जी मैं तो FSC कर चुका हूँ, तो उनको प्रमोट कर दिया गया। तो एक दिन अचानक वो हमारे सीनियर बन गए, उनको जंप लगा, वो सीनियर बन गए। तो उनको किसी ने बहकाया कि तुम इनको, ये साजिद, जफर, नजम, इनको ना अब तुम पनिश करो, इनको बुला के ना। वो बेचारा पहले तो डरता रहा, कल तक हमारा जूनियर था। अब उसने हिम्मत कर ली, उसका नाम फॉर एग्जाम्पल जफर था, उसने वो कोशिश की। अब हमने कहा यार ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई, तो अब हमने ये किया कि हमने अपने वाले जफर को, वो जहाँ पे भी वो जफर जाता था, अपने वाले जफर को उसके पीछे लगाते थे
और जो हम मुगल्लज़ात अदा करना शुरू करते थे इस ज़फ़र को कहते हुए, हो उसके लिए रही होती थी। एक दिन गुजरा सिर्फ यहाँ से मैस तक जाना और वापस आना, उसने कहा मुझे माफ कर दो। कहना तीनों सुनाना नूर वो करते थे। तो जबरदस्त जबरदस्त। तो ये तो थी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब की। सर बहुत शुक्रिया Thank you फॉर योर so प्रीशियस much. टाइम। It's nice to have you here. Thank you so much. It's lovely to have you here. महविश आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा और बिलाशुबा जो है हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा। नाज़रीन अब आगे बढ़ते हैं, या वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मजीद अहम सेगमेंट्स जो हैं उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है इंस्पायरिंग वुमेन। ये सेगमेंट है इंस्पायरिंग वुमेन, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज से, ऐसी खवातीन से जो कि इंस्पायर करती हैं सोसाइटी में बहुत से लोगों को, हम सब लोगों को। आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं जो कि एक आर्टिस्ट हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने इसकी तालीम कहीं से हासिल नहीं की, खुद ऑब्जर्व करके अपने पैशन की वजह से इन्होंने इसको खुद सीखा और आज ये इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाती हैं कि आप को क्या बताएं कि इनकी पेंटिंग्स की धूम जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि टर्की तक जो है वो पहुंच चुकी है। हमारे साथ स्टूडियो के अंदर इस वक्त मौजूद हैं हमदा फारूक। वेलकम टू द मॉर्निंग शो एट डिस्कवर पाकिस्तान। Thank you so much for having me. अच्छा हमदा, सबसे पहले ये बताइएगा कब से पेंटिंग करना शुरू की? Ever since I was in school, I was little, I've been painting. And I've used painting as a way of expressing myself. Like whenever I was interested in something, so I've painted it. So इस तरह मेरी journey start हुई What painting की। inspires you towards this? A few years back, I was at a place in time where I wanted to express my thoughts, but I didn't know how. मुझे समझ नहीं आई थी मैं किस तरह इनको आगे लेके जाऊँ। लेकिन then I thought that painting is something that I have with me. Arts is something that is my passion. तो मैंने इसको as an expression use किया, as a medium of expression basically, to voice out my own opinions. अच्छा, वेरी नाइस। तो यानी कि बचपन से ही फिर आपका जहन बन गया होगा कि बड़े होके पेंटर बनना। Not at all. I didn't imagine. It was like a calling. I couldn't refuse it. Like I had my own journey of acceptance that I accepted it. Ki yes, this is a part of me. Whereas in the beginning, I knew ki I'm good at it. Lekin it was never something ki I would pursue in the future. So it just made its own way. जनरली नजफ, क्योंकि हमारे सोसाइटी में हर जो पेरेंट्स हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि बच्चे जो है डॉक्टर बने, ख़ास तौर पे लड़कियां जो हैं। तो फैमिली का किस हद तक सपोर्ट रहा, या वो आपको भी ये कहा जाता था बड़े होकर डॉक्टर बनना? No, not at all. My family is pretty artistic, so like everyone's into something. So I knew that there was never like a limitation. There was always a support कि आपको जो भी करना है वो करो, and that's what enabled me to go for something I want. अच्छा, मुझे इस हवाले से बताइएगा कि आप बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, तो क्या समझते हैं कि वक्त के बदलने के साथ क्या क्या तब्दीली आई है आर्ट के अंदर? I think art has never and will never lose its place in the world, because arts is not something जो आज की चीज़ है. It has been there since the very beginning of mankind. Cave drawings and stuff like that. तो मतलब जहाँ भी mankind wanted to express, they've drawn and they've painted, to express their thoughts and opinions. So this is something true to our nature. तो आपका मास्टरपीस कौन सा है? Lately there was this painting of Ertugrul Ghazi, the character, the Turkish series character, जो काफ़ी ज़्यादा famous भी हुआ. So I painted him and वो काफ़ी viral हुआ. So that is something I like in terms of work as well. अच्छा, ये तो हो गया आपका मास्टरपीस, लेकिन सबसे पहली पेंटिंग कब बनाई आपको याद है? एक तो बचपन का ही बताइएगा, और जब आपने प्रोफेशनली पेंटिंग करना शुरू की तो उस टाइम सबसे पहला क्या पेंट किया?
The first painting I made was a portrait of Mr. Michael Jackson. So I was a very big fan of him. So there was an exhibition in school, and my teacher she supported me and insisted कि मैं कुछ बनाऊं. So rather than making something random, I was like, this is someone I admire. So why not paint him? सही अच्छा, कितना चैलेंजिंग होता है, मतलब आप ऑयल पेंटिंग करती हैं और आपकी अर्तुगरुल वाली जो पोर्ट्रेट है वो लोगों ने भी देखी होगी क्योंकि हमारे स्क्रीन्स पे भी चल रही है, तो एक्सप्रेशन देना जो है, क्योंकि ह्यूमंस ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, तो उसको किस तरह मतलब कितना मुश्किल, कितना चैलेंजिंग होता है उसको कंट्रोल करना? It is not difficult. It is challenging in the sense that it takes time, and matlab it's a process. I don't have anything much to say about it because like when I'm doing something, so the process takes control, and I'm just studying it and observing it and working on it कि improve बेहतर से बेहतर किस तरह हो. So observation काफ़ी करनी होती है. कहा ये जाता है कि जब कोई आर्टिस्ट होता है क्रिएटिविटी को आगे लेकर जा रहा होता है या प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो एक माइंडसेट होता है, एक बैकग्राउंड होता है जो उसके माइंड में चल रहा होता है, और कहीं ना कहीं एम्बियन बहुत इफ़ेक्टिव होता है कि खूबसूरत जगह पे आप जब पेंटिंग कर रहे होते हैं तो मज़ीद आपको कलर्स का और इफ़ेक्टिविटी आ रही होती है आपके पेंटिंग्स के अंदर. समझते हैं ये बात ठीक है, या आप रूम के अंदर पेंट करना पसंद करती हैं? So far I've been painting in an enclosed space, room में ही. Even though I do agree कि nature से जो आप inspiration लेके, like if you're in इस तरह की आप environment में outside, हाँ. that has a different vibe and the things you can learn from there are different. लेकिन for me it's been like my own journey of how I've learned and improved myself, and I'm into portraits of people, so इसलिए ज़्यादा I've done it like that. बट लैंडस्केप्स जो है वो बहुत से लोग, और पाकिस्तान में तो बेतहाशा खूबसूरत मकामात हैं, तो क्या मतलब कभी कोई ऐसा किसी कस्टमर ने कहा हो कि इस तरह की चीज़ बना दें, या अपना कोई प्लान है कि आगे नेचर को भी पेंट करेंगे? Yes, of course, inshallah, zarur. I mean, I'm not like limiting myself to a certain place. I want to explore everything, और मैं चाहती हूँ सारा कुछ explore करें. Landscape is something which inspires me daily. I mean, even going out, looking at the sky and taking inspiration from that. That is something I would love to paint, and I will, inshallah. ये ज़रूर जानना चाहेंगे, पाकिस्तान में इतने खूबसूरत मकामात हैं, लास्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे आप विज़िट किया हो आपने अपनी फैमिली के साथ? Gilgit Baltistan, Hunza Valley. वाओ, Loved it. क्या अच्छा, बात है. ये बताइएगा कि जब आपको एक ऑर्डर आता है तो किस तरीके से, मतलब आम तौर पे कस्टमर्स जो हैं वो क्या क्या चीज़ों में आपको गाइड करते हैं, और किस हद तक आप फ्रीडम रखती हैं कि ये कलर्स होंगे? जिस तरह की मैंने आपकी एक पोर्ट्रेट देखी जिसमें यू ड्रॉ हॉर्स और इट्स इन रेड कलर, Yes. तो ये सब चीज़ें जो हैं, मतलब ये क्या ये भी कस्टमर की डिमांड होती है या आप खुद डिसाइड करती हैं? Usually they provide their point of view and a reference कि इस तरह का चाहिए, and then I guide ahead कि किस तरह हो सकता है, and with everything, because a lot of people don't have much knowledge कि how would it come to be, so I guide them along the way, and it's like a collaboration. कहा यह जाता है आर्टिस्ट बड़े मूडी होते हैं और ज़रा मूड में हों तो ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट देते हैं, ज़्यादा अच्छा एक मास्टरपीस बनाते हैं. क्या ये बात ठीक है, या आप समझती हैं कि नहीं, जब मुझे काम आया हो या किसी का मैंने कुछ प्रोजेक्ट पकड़ा हो तो मैं ज़रूर कर लेती हूँ, फिर मूड को मैं नहीं देखती? Yes, you cannot live by the mood हर वक्त, because आपका constantly a person cannot be in the same state of mind forever. Exactly, हाँ. So when you're working on something, it has to be done. You have to deliver then. So it's like that's what professionalism is. I mean, it's work then. तो एक पेंटिंग नॉर्मली कितना टाइम लेती है? It takes about 2 to 3 weeks. I see. mean, like Artugul size का जो एक बड़ा portrait है ना, so it takes about that much time. तो क्या ऐसा है कि 2 to 3 वीक्स तो वो ले रही है, लेकिन वो दिन रात काउंट कर रही है या सिर्फ आप डे वर्किंग? दिन रात. स्पेसिफिक 2 घंटे आप देती हैं? No, it takes up my whole day and night. So इस तरह constant work. आई सी. अच्छा, आर्ट अब पेंटिंग में भी अगर देखा जाए तो अब मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना इसमें भी फील्ड्स आ रही हैं, तो इसमें क्या क्या आपने अभी तक एक्सप्लोर किया है या मज़ीद आप जो चाहती हैं? क्योंकि अब तो वॉल के ऊपर जो है जिसको म्यूरल आर्ट कहते हैं वो भी पाकिस्तान में हो रहा है, तो क्या कभी इरादा है कि इस बड़े कैनवस पे भी काम किया जाए?
Yes, I would love to, inshallah. As of now, I'm working on my series. मैंने अपना start ही series से start किया था, Voices series जिनका नाम था, and I wanted to highlight different topics around the world that I think matter. And like my idea was that I want to highlight the voices of people, the unheard voices, and as well as my own. So उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपना काम किया था start, जिसकी मेरी बाकी paintings part थी. ये तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है ऑब्वियसली आपने पेंट करना है आपने पूरी इमोशंस के साथ और पूरी स्टोरी के साथ आपने वो कैनवस पे उतारनी है क्या समझती हैं कि फैमिली को टाइम दे पाती हैं या कभी कभी मिस हो जाता है फ्रेंड्स के साथ भी मिस हो जाता है वेकेशन Not really. I mean, आपको हर चीज़ की ज़रूरत होती है to live, to be in a sound mind, and I manage everything side by side. थैंक यू वेरी मच हमदा, बहुत अच्छा लगा। इट्स लवली टू हैव यू हियर Thank you so और much. नाज़रीन आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की किस तरीके से उन्होंने ख़ुद से जो है अपने इस पैशन को एक प्रोफेशन के अंदर अपने डाला और ख़ुद से तमाम तर चीज़ें उन्होंने सीखी। दैट इज़ यू नो समथिंग वेरी इंस्पायरिंग। तो हम यही आप कहेंगे कीप इंस्पायरिंग और इसी तरीके से अच्छा सा काम करते रहें, पाकिस्तान का भी सर रोशन फ़ख्र से करते रहिए। बुलंद करती रहिए। अब आगे बढ़ते हैं जी अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है थम्स अप। इस सेगमेंट में हम आपको उन लोगों से मुतारिफ करवाते हैं जिन्होंने अपनी कम्युनिटी, सोसाइटी और अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए कुछ अलग और अनोखा काम किया होता है ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो सके। तो आज हम जिनको थम्स अप करने के लिए जा रहे हैं वो हैं तलहा तालिब और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में 5th पोजीशन हासिल की है। एग्जैक्टली ऐसा ही है और तलहा तालिब जो है इनका ताल्लुक गुजरावाला से है। 22 साल के हैं ये और टोक्यो ओलंपिक्स में 5वीं पोजीशन पे आए हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ट्रेनिंग जो है ख़ुद अपने पैशन के साथ करते रहे। अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ फेडरेशन जो है वो इतनी मजबूत नहीं है वेट लिफ्टिंग की जो इनको सपोर्ट कर सकती और ये जो है ख़ुद अपने बलबूते पे ट्रेन करके अपनी डाइट का हिसाब सारा बरकरार रख के टोक्यो गए और वहाँ जाकर उन्होंने 5वीं पोजीशन जो है हासिल की है। सबसे अच्छी बात सलमान ये है कि उनका जो डिटर्मिनेशन थी, जो उनकी कंसिस्टेंसी थी कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए कुछ अलग करना है, वो उन्होंने कंप्लीट की है अपनी जुर्रत के साथ, अपने हौसले और जो पुरुमीद वो रहे हैं। अच्छा, इस दफ़ा तो ओलंपिक्स में वो 5वीं पोजीशन पे रहे हैं और हमें यकीन है बल्कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये अगली दफ़ा जो है कोई ना कोई मेडल जीत के आएंगे। जिस तरह की कॉमनवेल्थ में जो है ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं 2016 के अंदर, 2015 में सिल्वर मेडल जीता और 2018 में इन्होंने कॉमनवेल्थ के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ओलंपिक्स का ये पहला इनका अपीयरेंस थी। तो इस दफ़ा तलहा हम आपको ये कहेंगे thumbs up कहना चाहेंगे। इसी तरह काम करते जाइए, मुल्क का नाम रोशन करते जाइए। आप राइजिंग स्टार हैं और आप जैसे ही लोगों की, मेहनती लोगों की हमें ज़रूरत है पाकिस्तान को आगे ले जाने और के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप जो है ओलंपिक्स में ज़रूर कोई ना कोई मेडल लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अब अभी वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कहीं मत जाइए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है फैशन ट्रेस। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं फैशन के हवाले से कि क्या क्या चीज़ें आजकल ट्रेंड में चल रही हैं। अमूमन सलमान जब हम तैयार हो जाते हैं तो पहला काम हम जो करते हैं वो ये कि हमारी कोई पिक्चर ले ले और बेहतरीन पिक्चर ले जिसमें हम ज़रा स्टाइलिश लग रहे हों। तो आज जिस पर्सनालिटी ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, फ़ैशन फोटोग्राफर है। बेसिकली उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था स्ट्रीट फोटोग्राफी से, फ्रीलांसिंग भी करते हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे इवेंट्स को कवर भी करते हैं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है खावर नकवी ने। वेलकम टू द मॉर्निंग शो एट डिस्कवर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच जी, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज हम बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेंगे आपसे कि किस तरह ख़ुद को मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाया जा सकता है। अच्छा खावर, ये बताइएगा फोटोग्राफी का शौक़ कब पैदा हुआ और ख़ास तौर पे फैशन फोटोग्राफी कब शुरू की? देखें जी, मैंने फर्स्ट मेरे भाई ने कैमरा मुझे लेके दिया था 2006 में। उस टाइम इतना ट्रेंड नहीं था DSLRs का और उस टाइम फिल्म रोल चलते थे।
तो वो मेरे पास एक कैमरा था, वो उस पे मुझे इतना शौक था कि मैं मतलब पिक्चर्स लेता था। उसको आपको पता है कि 30 उसमें जो है वो नेगेटिव्स होते हैं, वो कोई तस्वीरें अच्छी आती थी, कोई ख़राब आती थी। तो फिर वो करते करते 2008 में मैंने फ़र्स्ट डिजिटल एक कैमरा लिया अपने लिए, जो फ्यूजी का बड़ा पुराना एक छोटा सा कैमरा था। फिर उससे मैंने कभी फूलों की तस्वीरें लेनी, कभी तितली की तस्वीरें लेनी, इवन कि मेरे घर वाले मसला नहीं था। एग्जैक्टली बिल्कुल, वो घर वाले आपको पता ही है, कहते हैं यार क्या 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 कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो। लेकिन ये है कि वो पिक्चर्स बाय चांस भी अच्छी आ जाती थी, कुछ मेरा पैशन भी था, वो पिक्चर्स अच्छी आना शुरू हुई। तो वो मेरे घर वालों ने भी, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने अप्रिशिएट किया, और वो आहिस्ता आहिस्ता शौक़ फिर मेरा क्योंकि आपको मैंने बताया कि मैं जो है वो फुल टाइम जॉब मेरी कुछ और है। अच्छा। तो इसको साथ मैंने मैनेज किया कि मैं इसके अपने पैशन के लिए भी अपना टाइम निकाल सकूं। मुझे इस हवाले से बताइए कि सिर्फ शौक था या किसी से ट्रेनिंग भी ली फोटोग्राफी की? देखें, जितना पैशन था तो मुझे जो चीज़ जहाँ से भी मिलती थी मैं सीख लेता था। वो चाहे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है या किसी अपने सीनियर के जो फोटोग्राफर लाहौर के, चाहे वो हैं, फिर माल रोड पर ऑब्जर्व करके और प्रैक्टिस करके अपने आप को एग्जैक्टली। मैं आपको skills को बताऊं बेहतर कि किया। जिस टाइम मुझे शौक था उस टाइम यूट्यूब इतना नहीं था या सोशल मीडिया पे इतनी वीडियोस नहीं मिलती। तो मैं माल रोड पे, आपको पता है कि वहाँ पे बुक्स यूज्ड मिलती हैं और वो मैगज़ीन मिलते हैं वो जो फुटपाथ पे, तो मैं वहाँ जाता था, वहाँ से अपनी मर्ज़ी के जो है वो मैगज़ीन्स कलेक्ट करता था, कुछ फ़ैशन के, कुछ नेचर के, जिसमें नेचर की फ़ोटोज़ होती थी। फिर उनको ऑब्ज़र्व करता था कि ये इसने जो फ़ोटोग्राफ़र है, ये इसने कैसे जो है वो पिक्चर ली है। जो फ़ैशन की हैं उनसे मैं बड़ा इंस्पायर होता था कि यार ये बहुत अच्छी फ़ोटोज़ हैं। तो फिर वो आहिस्ता 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 वो चीज़ें मेरे अंदर डेवलप होना शुरू हुई। फिर मुझे अपने कैमरे के साथ खेल खेल के उस पर इतनी प्रैक्टिस हो गई कि कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप एक सक्सेसफुल फैशन फोटोग्राफर। अच्छा ये बताइए, जैसा अभी आपने बताया, आपको यानी कि सबसे पहले इंस्पायर किया नेचर फोटोग्राफी ने, और उसी ने आपको जो है ये कहा जा सकता है कि पुश किया कि आप जो है टूवर्ड्स फोटोग्राफी की तरफ आए। जी देखें, जो इनिशियल बेस होती है किसी भी फोटोग्राफर की, वो होती है स्ट्रीट फोटोग्राफी। कि मतलब उसको शुरू में कोई आपको मॉडल नहीं मिलेगी, आपको जो है वो प्रोजेक्ट नहीं देगा, आपको शुरू करना पड़ेगा अपने शौक़ को लेके। तो वो स्ट्रीट सबसे बेस्ट है कि आप निकलें गलियों में, आप जो है ना वो एक्सप्लोर करें आप स्ट्रीट्स अपनी, और ख़ास तौर पे लाहौर में, कि लोग यूरोप से लाहौर की सिर्फ फ़ोटोज़ बनाने के लिए आते हैं। मुझे इस हवाले से बताइएगा कि आज माशाल्लाह आप कामयाब फैशन फोटोग्राफर हैं, अपने जूनियर्स को क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहेंगे कि जो चीज़ें आज आपको मालूम है और आप कहते हैं कि काश मुझे उस वक्त मालूम होती? देखें, सबसे पहले तो इंसान को ये जो है ना वो नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। ठीक है। अगर आपको शौक़ है तो उस शौक़ को एक्सप्लोर करें, अपने सीनियर्स को देखें। शुरू में आप एकदम आप हिम्मत मत हारें अगर आपने शुरू भी किया है, क्योंकि कुछ मेरे जो जूनियर्स हैं वो क्या करते हैं कि मुझसे पूछते हैं कि हमें जो है वो फ़ोटोग्राफी शुरू करनी है, तो कोई कैमरा आप बताएं। मैं उनको कैमरा बताता हूँ, वो लेते हैं, उसके बाद महीने के अंदर उनका शौक़ ख़त्म हो जाता है या फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आती। तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ की तरफ जा सकते हैं। आप कभी भी जो है बाईपास करके चीज़ों को नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ। मतलब हत्ता कि मुझे 12-13 साल हो गए इस फील्ड में, लेकिन आज भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं प्रोफेशनल हूँ या मैं जो है मुझे सब आता है। तो ये एक ऐसी फील्ड है कि जिस तरह एजुकेशन है, आप जितना सीखते जाएंगे उतना आप अपने आप को पॉलिश करते जाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ है कि आप मतलब आखिरी दिन भी अगर आपकी लाइफ का होगा तो तब भी आप उसमें सीख सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा, जैसा कि हम इससे पहले नेचर फोटोग्राफी की बात कर रहे थे और स्ट्रीट फोटोग्राफी की, पहले एक तो मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी फेवरेट कोई पिक्चर जो आपने, मतलब क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप अपने इर्द गिर्द ही खूबसूरती तलाश करते हैं, और नेचर फोटोग्राफी के लिए क्या कभी प्लान करके स्पेशली पाकिस्तान के किसी खूबसूरत इलाके में गए हो? जी मैं बिल्कुल यहाँ से लाहौर से 3 दफ़ा मैं बाइक पे जो है वो हुंजा जा चुका हूँ। अरे वाह। जी बिल्कुल, एक दफ़ा मैं चाइना बॉर्डर जा चुका हूँ, और इस तरह होता था कि पहले 2 दफ़ा मैं गया हूँ एक ग्रुप के साथ जिसमें 5 से 7 बाइक्स थी। तो उसमें टाइम जो होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है, किसी की मर्ज़ी चल रही होती है, चलें, किसी की मर्ज़ी, आप काम नहीं कर सकते प्रॉपर। फिर लास्ट टाइम जो मैं गया हूँ वो मैं गया हूँ अकेला, लाहौर से मैं अकेला हुंजा तक गया था बाइक पे, और वो मेरा सबसे बेस्ट ट्रिप था। और उसमें मैंने बहुत खूबसूरत, आपको मैं फ़ोटोज़ शेयर करूँगा आपके साथ, आप ज़रूर देखिएगा। वो फ़ोटोज़ ऐसी फ़ोटोज़ हैं कि वो मतलब मैं अभी भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार वो मतलब मेरी लाइफ का बेस्ट टूर था और बेस्ट फ़ोटोज़ थी। अच्छा, कहा ये जाता है कि फोटोग्राफर जब कोई पिक्चर क्लिक करता है तो उसके बैक एंड पे एक प्रॉपर स्टोरी होती है उससे रिलेटेड। अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी की बात करें, कोई पिक्चर लें, तो ऐसा क्या ये मुमकिन है, ये करेक्ट है ये बात?
जी बिल्कुल ऐसा होता है। अभी मैं आपको हुंज़ा की बात बताऊं कि वहाँ पे जो है वो एक मोहल्ला बना हुआ है वहाँ पे, मतलब आप वो बाहर जो आउटसाइडर होते हैं उनको अलाउ नहीं करते हैं कि वो उनके स्ट्रीट्स में जाएं। लेकिन कुछ मेरे वहाँ दोस्त थे, उन्होंने मुझे हेल्प की, तो मैंने वहाँ जाके कुछ पिक्चर्स ली हैं जिनकी इतनी खूबसूरत स्टोरीज़ हैं बैक एंड पे कि उनको आप अगर एक्सप्लोर करना चाहें तो मेरे पास पूरी वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं कि वो पिक्चर आपको देखने में तो एक पिक्चर लग रही होती है, लेकिन उसके जो पूरे आप मतलब किसी थर्ड साइड से थर्ड एंगल उसका आप देखें तो वो आपको एक कंप्लीट एक स्टोरी नज़र आएगी, डिफरेंट स्टोरी। अच्छा ये बताइएगा खावर के फैशन फोटोग्राफी और ये जो नेचर फोटोग्राफी है, एक तो इसमें कितना फ़र्क है, और फैशन फोटोग्राफी को आमतौर पर बाहर देखने वाले लोग समझते हैं कितना मज़े का काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कितना चैलेंजिंग है, ये भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखें ये देखने में इजी लगता है, अगर आपको कोई मैगज़ीन हायर करता है अपने प्रोजेक्ट के लिए तो आपको मतलब सेट के ऊपर आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 100 तस्वीरें लें उसमें से 5 तस्वीरें अच्छी आ रही हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास 15 मिनट हैं, 15 मिनट में मुझे 20 तस्वीरें लेनी है, तो एटलीस्ट उसमें जो है वो 15 तस्वीरें अच्छी आएँ। तो आपको लाइट का ख्याल रखना पड़ता है, फिर आपको एक्सपोजर का ख्याल रखना पड़ता है, फिर उसको आपको मॉडल के एक्सप्रेशंस आपको चेंज करवाने पड़ते हैं, उसके पोजिंग करवानी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप साथ लेके चलना पड़ता है। बहुत शुक्रिया खावर नकवी आपके कीमती वक्त का, और आपने इतनी मतलब इंफॉर्मेटिव बातें बताई। और जिस तरह उन्होंने कहा कि सबसे पहली इंस्पिरेशन इनकी नेचर थी, और नेचर फोटोग्राफी तो वैसे ही जो है हम भी यही कहते हैं कि आप पाकिस्तान को देखने के लिए निकलें, घूमें फिरें और पाकिस्तान की खूबसूरती को देखें। और जिस तरह उन्होंने कहा कि कोई काम आसान नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और ये सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल, यहाँ पे वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहेगा, कहीं मत जाइए। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है बैटल ऑफ ब्रांड्स। इस सेगमेंट में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं उन ब्रांड्स के हवाले से जिन्होंने सेल लगाई होती है, ताकि आप इजीली जाके अपने प्यारों के लिए शॉपिंग कर सकें और अपने लिए भी शॉपिंग कर सकें। तो सबसे पहले ब्रांड के हवाले से आपको बताते हैं, ब्रांड है अलीज़, उस पर लगी हुई है फ्लैट 20% ऑफ, और बहुत ही अमेजिंग आउटफिट्स हैं इनके। आप जाइए शॉपिंग कीजिए, क्योंकि शॉपिंग कथारसिस होता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। जब कभी आपको डिप्रेशन हो या स्ट्रेस हो तो शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो जाइए वक्त ज़ाया मत कीजिए। तो फौरी तौर पर जाएं, अलीज़ से अपने पसंदीदा कपड़े परचेज़ करें। साथ ही साथ जो है इस वक्त आप मेकअप के बहुत से प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका फेवरेट ब्रांड मेबेलिन जो है वो तकरीबन 30% फ्लैट ऑफ दे रहा है, और बहुत ही बेहतरीन किस्म के जो है ख़वातीन के मेकअप प्रोडक्ट्स बनाता है। मेरे ख्याल से नजर ज़्यादा बेहतर जानती फाउंडेशन है। भी आपको मिल सकती है, मस्कारा, इसके अलावा कंसीलर, लिप बाम, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको तो सब पता होगा। जाइए शॉपिंग कीजिए, अपने घर की ख़वातीन को गिफ्ट दीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है हेल्थ एंड फिटनेस। इस सेगमेंट में बेसिकली हम बात करते हैं हेल्थ के हवाले से, ताकि आप सेहतमंद रह सकें, और सेहतमंद रहना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप ज़िंदगी की तमाम नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। आज जिस पर्सनालिटी ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है उनके हवाले से आपको बताते हैं। कंसल्टेंट डाइटिशियन हैं, इसके साथ साथ फूड साइंस और ह्यूमन न्यूट्रिशन के हवाले से इन्होंने प्रॉपर डिग्री की है और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर आयशा खालिद ने। वेलकम टू द मॉर्निंग शो एट डिस्कवर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये बताइएगा सबसे पहले, क्योंकि बरसात का मौसम है और इस मौसम में ह्यूमिडिटी इतनी होती है, बड़ी उम्र के जो एडल्ट्स हैं उनके दिल घबराना शुरू हो जाते हैं, तो बच्चों के बारे में बताइएगा, ख़ास तौर पर उनकी किस हद तक अफेक्ट पड़ता है डाइट के ऊपर, और क्या उनको स्पेसिफिक डाइट देनी चाहिए? अभी जैसे आपने बताया कि इस मौसम में क्योंकि कुछ चेंजेस आ रही होती हैं, और गर्मी के बाद का जो ये सर्दी से पहले और गर्मी के बाद का ये जो बरसात का मौसम है, स्पेशली ये जुलाई अगस्त एंड ऑनवर्ड्स, ये बहुत अजीब सा एक वो ह्यूमिड वेदर एंड बड़ा तंग कर देने वाला, और एक इरिटेबिलिटी आ जाती है नेचुरली दिल घबराता है तबीयत में। बिल्कुल ऐसा ही है। और बच्चे चूँकि हम
एज एन अडल्ट भी अगर मैं बात करूं तो हम खुद भी उकताए हुए से होते हैं, और कभी दफातर में, कभी घर पे, और डिफरेंट एज ग्रुप्स में मदर का एक अलग रोल है, और बाकी जो भी आप जिस तरह देखें बच्चों के लिए एक बड़ी अहम बात यह है कि बच्चे थोड़े से शायद आप ये कहें कि निगलेक्ट हो जाते हैं अनइंटेंशनली मे बी, या आप ये कह लें कि उस तरह से बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते या कोऑर्डिनेशन थोड़ा नहीं होता पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। ये इट्स मोर ऑफ अ न्यूट्रिशनल तो मसला है ही, या हेल्थ का मसला कम और साइकोलॉजिकल मसला ज़्यादा है, क्योंकि साइकोलॉजिकल कह लें आप ये कि नहीं, थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच एक वो थोड़ा आ जाता है, क्योंकि माएँ हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक उसको अगर उस पर हम आएँ तो घरेलू ख़वातीन किचन को देखने में और वो सारे काम में बड़ी मसरूफ़ रहती हैं। गैस्ट्रो के मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, और आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा बच्चे जा रहे होते हैं, फिर उन्हें ड्रिप्स लगनी होती हैं, तो इससे किस तरह क्या बचा जा सकता है? कोई ख़ास डाइट? आजकल आप देखिए ईद गुजरी जैसे, और बहुत सारे लोगों की तादाद आप देख रहे होंगे स्टैट्स के, काफ़ी सारे लोग गोश्त खाने की वजह से आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, तो इनडाइजेशन आजकल एक बड़ा मसला रहता है। आजकल जो मौसम चल रहा है ख़ास तौर पे डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा मसला है। डिहाइड्रेशन जो लीड करती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को, वो एक बजाते खुद बहुत बड़ा मसला है जिसको बच्चे एड्रेस नहीं कर पा रहे होते। डॉक्टर साहब, मैं इसी हवाले से आपसे पूछना चाहूँगी, डिहाइड्रेशन की आपने बात की है, तो इस मौसम में तो स्पेशली लोगों को हो जाती है डिहाइड्रेशन। आप पानी ले रहे हो, आप फ्रूट्स ले रहे हो, जूसेस भी ले रहे हो, फिर भी एक टाइम पर आके आपका बीपी लो सा आपको फील होता है, लथार्जिक आप फील कर रहे होते हैं। क्या वजह है इसकी? किस तरह इसको मेनटेन करें? आप बच्चों की बात कर रही हैं या बड़ों की? मैं अडल्ट्स की भी बात कर रही हूँ, और अगर वो जो एज है जिसमें ग्रोइंग एज कहा जाए उसके हवाले से भी। इस मौसम में या किसी भी मौसम में जो डिहाइड्रेशन एक टर्म है वो नहीं होनी चाहिए। डिहाइड्रेशन बजाते खुद तो इतनी ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ये अल्टीमेटली इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करती है। जैसे मैंने भी बताया कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स। सो जो नमकियात की कमी आम ज़बान में अगर मैं बोलूँ तो इसका कम होना बेहतर नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जिसमें ब्रेन को सिग्नल करना, अगर मैं बहुत सिंपल कर दूं तो एक सेल से दूसरे सेल में न्यूट्रिशन को मूव करना या ग़िज़ाइयत फराहम करना, इस सब में नमकियात का या इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत अहम रोल है। ठीक है, सादा ज़बान में कहा जाए किस चीज़ की कमी पाई जाती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं नहीं मालूम है कि पोटेशियम की कमी है, सोडियम की मैं कमी बताती हूँ। नहीं। अब हाँ। सोडियम क्या पोटेशियम से चीज़ भी लें? समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ ली जाए, जैसे फलों का इस्तेमाल ना करना, सब्जियों का इस्तेमाल ना करना, या एक ही किसी फूड ग्रुप का मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहना। यानी अब देखें जैसे डिफरेंट किस्म की डाइट्स आजकल चल रही हैं जिनका ट्रेंड यहाँ पर ज़्यादा है, जिसमें एक कीटो डाइट है फॉर एग्जांपल। उसमें क्या होता है कि हम एक फूड ग्रुप को मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं, दूसरे फूड ग्रुप्स को छोड़ देते हैं, जिसमें हमारा एम्फेसिस रहता है थ्रू आउट कीटो प्रोटीन्स पे और फैट्स पे। अब हम कार्ब्स को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें, उनका अहम सोर्स और जो मेजर सोर्स है वो हमारे पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, विटामिन्स और मिनरल्स हमें उनसे मिलता है। अगर हम इन्हीं को छोड़ देंगे, क्योंकि हम कार्ब्स की वजह से बहुत 10, 12, 15 ग्राम कार्ब्स ले रहे होते हैं उस एक स्पेसिफिक डाइट में, अगर मैं बात उसकी करूँ तो वो एक अहम हिस्सा छूटने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमी बैक वक्त फिर होना शुरू हो जाती है, जो कि इन लॉन्गर रन डिजीजेस को लीड करती है। आपने अभी कीटो डाइट की बात की, वैसे हाल ही में जो बकरा ईद गुजरी है उसमें भी हम सब गोश्त ही खा रहे होते हैं, तो अब किस तरीके से नॉर्मल अपनी बॉडी को किया जा सकता है? बहुत से लोग, जैसे आपने सही कहा कि हॉस्पिटल तक गए अपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा गोश्त खाने की वजह बहुत ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से, तो किस तरीके से मतलब हम सिर्फ फ्रूट्स को और वेजिटेबल की इंटेक को ज़्यादा करें तो फिर नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ मेडिकेशन करना भी ज़रूरी है, कुछ ख़ास किस्म की, क्योंकि अब तो विटामिन्स लिए जाते हैं बाकायदा तौर पर? अच्छा, मैं बीइंग अ डाइटिशियन कभी भी ये रेकमेंड नहीं करती कि आप दवाइयों के ऊपर जाएं। अच्छा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं दवाइयों के हक़ में नहीं, उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि जब आप कोशिश करें मैक्सिमम के ग़िज़ा से अगर आप कोई चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं और उसके हिस्से यानी पोर्शन साइज़ को पूरा लेने से अपना फूड ग्रुप, यानी जिस तरह हमारे पास 5 फूड ग्रुप्स हैं जिसमें हमारे पास डेयरी है, प्रोटीन्स है, हमारे पास स्टार्चेस हैं, और ये सब लेने से, कार्ब्स हैं, इन सब को लेने से अगर आपका वो पूरा होता है और आप दवाइयों पर बचते हैं, दवाइयों से बचते हैं, तो व्हाट एल्स इज़ गुड फॉर यू। अब वो हिस्सा पूरा कैसे किया जाए? जैसे एक
आम बंदे के लिए, आम फहम इंसान को समझाने के लिए और वो कहा भी जाता है कि टेक योर फूड एज मेडिसिन। मेडिसिन या यू नो योर फूड इज़ योर मेडिसिन एंड बी उससे बचें आप। तो एक खुदा ना खास्ता किसी ऐसी मूजी मर्ज़ में आप मुब्तला हो जाते हैं जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मुस्तकिल तौर पे अगर आपको कोई अद्वियात लगी भी हुई हैं तो उसका भी हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सप्लीमेंट्स की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये भी एक ट्रेंड है कि सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दिया जाए। और इवन जो लड़के या यंगस्टर्स आजकल जिम कर रहे हैं, लड़कियाँ जिम कर रही हैं, डाइट एक पैटर्न फॉलो कर रही हैं स्पेसिफिक। उसमें क्या होता है कि वो खुद साख्ता एक डाइट प्लान बना लिया जाता है जिसमें 4 अंडों की सफ़ेदियाँ जर्दी निकाल दें या चारों के 4 अंडे ले लें। अब फूड देखिए ना, यहीं से ज़्यादती हो रही है कि अंडे तो आपको पूरे दिन में एक होल एग ले सकते हैं, सफ़ेदियाँ आप 2 भी ले सकते हैं। क्योंकि जर्दी में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है ज़्यादा, तो आप पूरे हफ्ते में एक जो होल एग है वो 3 इट्स अ गुड फैट, लेकिन गुड फैट भी आपने लिमिटेड अमाउंट में लेना है। लेकिन अगर प्रॉपर डाइट प्लान की बात की जाए या कहा जाए अच्छा डाइट प्लान जिसमें आपके सारे विटामिन्स भी आ जाएं, आपको नमकियात की भी कमी ना हो, क्या हो सकता है? न्यूट्रिशन पूरी मिल जाए आपको। सुबह के नाश्ते से स्टार्ट करते हुए मैं पूरा आपको एक जनरली, क्योंकि कस्टमाइज्ड डाइट प्लान होता है, हर इंडिविजुअल वेरी करता है। आपकी हाइट, मेरी हाइट, आपकी हाइट फ़र्क होगी, हमारी एज फ़र्क होगी, हमारा लाइफस्टाइल फ़र्क होगा। सो यू नो वी ऑल आर डिफरेंट, हमारी हैबिट्स डिफरेंट हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट हैं। सो डाइट प्लान कस्टमाइज्ड एक अगर बनाएं तो वो हर एक का नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सक्लूसिवली हर एक का डिफरेंट होता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल या जनरलाइज बात करके वो बताऊं कि कैसे आप अपना वो हेल्दी एक फॉलो कर सकते हैं, तो नाश्ता अपना स्किप ना करें। नंबर 1, नेवर एवर मिस योर ब्रेकफास्ट। स्किप करें ही ना। अब हमारे यहाँ यहीं से जाती स्टार्ट होती है कि हम ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। 12-12 बजे तक हम कुछ खाते नहीं हैं, हम स्टारवेशन पे चले जाते हैं। स्टारवेशन क्या चीज़ है? स्टारवेशन में जब 8 घंटे से ज़्यादा का आपका जो फूड गैप हो जाता है, यानी एक ग़िज़ा से दूसरे ग़िज़ा का जो टाइम है वो 8 घंटे से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, तो कीटोसिस एक प्रोसेस है जो आपकी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, ये सही आप समझती हैं? सही बात है। इतना भी किंग की तरह नहीं होना चाहिए कि आप वो प्रॉपर जैसे सब कुछ खा लें। इतना ही किंग होना चाहिए कि 400-450 मैक्सिमम 500-550 कैलोरीज से ज़्यादा एक्सीड ना करें। ठीक है। अब उसमें क्या आ सकता है? 1 ग्लास दूध का। अच्छा, अब चाय बनाई जा रही है तो चाय हमारी चाय की रेसिपीज भी तो बहुत डिफरेंट है ना। हम दूध पत्ती पी, चाय में भी अगर आप आधा कप दूध डाल रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो बलाई उतार कर दूध डालें। मतलब 1 से 2 ग्लासेस दूध के 240 ml का, यानी 1 ग्लास होना चाहिए, इससे ज़्यादा का ना हो, जो कि आपके बनाएगा 8 से 9 आउंसेस मैक्सिमम। ठीक है, आप उतना ले लें। अच्छा, अब 1 अंडा लिया जाए, कोशिश करें अंडे की सफ़ेदी और सफ़ेदियाँ 2 भी ले सकते हैं। 2 ब्राउन, जिसे ब्रांड भी बोलते हैं, ब्रांड ब्रेड ले लें, रस ले लें, या होल व्हीट चपाती भी ली जा सकती है। जिन लोगों को चपाती या बहुत ज़्यादा सॉलिड चीज़ें खाने की आदत है, मगर चपाती को फिर आप हाफ कर दें तो आई सजेस्ट। तो वो लाहौरी जो सुबह नान चने का और पाए का नाश्ता करते हैं, उनको फिर आप क्या मशवरा देंगे? ये वो नान चने वाला जो लाहौरियों का ये पैटर्न कम और स्लोगन ज़्यादा बन गया है, क्योंकि कुछ चीज़ें आदत में शामिल हो जाती हैं, उनको आप काउंसलिंग से या बहुत सी चीज़ें करने के बाद चेंज करते हैं। तो इसमें आप कलेक्टिवली एक कलेक्टिव एफर्ट होती है कि ऐसा नहीं है घर का बंदा छोड़ दे और बाकी सब करते रहें। कोशिश करें कि आप ये चिकनाई वाली जितनी चीज़ें हैं, जैसे पाए की बात करूँ, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। शायद थोड़ा सा ब्रीफली इस चीज़ को बताइएगा। जिस तरह कहा जाता है बॉडी के लिए ग़िज़ा, प्रॉपर ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है, तो सैर करना भी क्या उतना ही ज़रूरी है? मंथ में 1 दफ़ा वेकेशन पे चले जाना फैमिली के साथ आपकी बॉडी के लिए, माइंड के लिए क्या उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना? बिल्कुल। फिजिकल एक्टिविटी देखें ना, अब हम डाइटिंग की भी अगर बात करें ना, तो वो भी अधूरी है आपकी एक्सरसाइज के बगैर। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी वॉक की सूरत में, जॉग की सूरत में, कोई भी खेल कूद, जो भी आपका वो जो भी कोई गेम है जिसमें आप इन्वॉल्व हैं या इंटरेस्टेड हैं, तो उसको अपना पार्ट बनाया जाए और उसको लेकर आप उस तरीके से चलें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट्स लवली टू हैव यू हियर। बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर आयशा से बात करके। इन्होंने बताया कि किस तरह आप अपनी डाइट को प्रॉपर प्लान कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात सलमान इन्होंने यही बताई है कि जनरलाइजेशन कभी कभी हम कर देते हैं कि आपने जो डाइट प्लान किया वो ही मैं भी कर रही हूँ, या हर किसी की बॉडी केमिस्ट्री डिफरेंट और है। इन्होंने जो अच्छी बात मुझे लगी, जो उन्होंने कहा कि टेक योर फूड एज मेडिसिन,
और आप अपनी फूड के बारे में आपको चूज़ी होना होगा। बैलेंस डाइट खाएं, हर चीज़ खाएं, ख़ास तौर पर इस मौसम में जो है सब्जियां और फ्रूट जो है वो ज़्यादा इंटेक लें, और जूसेस भी जो है वो नेचुरल जूस इंस्टेड ऑफ फिजी ड्रिंक्स आप लें। अपनी सेहत के बारे में हम सबको कॉन्शियस होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। अभी आगे चलते हैं और वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। कहीं मत जाइए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है गॉट टैलेंट। ये सेगमेंट हमारा गॉट टैलेंट, और इसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के उभरते हुए सितारों से। और जिस तरह कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट है, हमारे नौजवान जो हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर पाकिस्तान को सर्व करें। आज भी हमें स्टूडियो के अंदर ज्वाइन किया है एक ऐसे ही राइजिंग स्टार ने। इनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत से इलाके अस्तोर से है, और इन्होंने जो है अपने कलम के ज़रिए अपना नाम मनवाया है। ये कॉलम्स लिखते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, टूरिज़म हो, सोशल इशूज़ हो, और मुख्तलिफ बड़े बड़े अखबारों के अंदर इनके कॉलम जो है वो छप चुके हैं। इन्हीं चीज़ों की बुनियाद के ऊपर गूगल ने इनको कहा है इन द हिस्ट्री ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ही इज़ द यंगेस्ट कॉलमिस्ट। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं फैसलान शफा इस्फहानी। वेलकम टू द मॉर्निंग शो एट डिस्कवर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया और गिलगित बल्तिस्तान के यूथ की आवाज़ बनने के लिए मुझे मौका दिया। थैंक यू सो क्या मच बात सर। है। अच्छा फैसलान, मैं आपसे सबसे पहला सवाल पूछना चाहूँगी। आपका नाम बहुत खूबसूरत है, अपने नाम का मतलब बताइएगा, फिर बताइएगा शुरू से ही लिखना पसंद था या रीडिंग पसंद थी, कैसे आपका रुझान इस तरफ हुआ? मैम, अगर हम बात करें तो अक्सर सुनते हैं कि हर इंसान के अंदर डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं जो उसे दूसरे इंसान से डिफरेंशिएट करने में मदद देता है। तो उन करैक्टरिस्टिक्स को उभरने के लिए हमें डिफरेंट चीज़ों की मदद चाहिए होती है और ख़ुद को झंझोड़ना होता है। तो इसी तरह मुझे ख़ुद भी पता नहीं था कि मैं कुछ लिख सकता हूँ या ऐसे आर्टिकल्स लिखना तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि हमें बताया जाता था कि आर्टिकल्स तो जो न्यूज़पेपर्स पे आते हैं वो स्कॉलर्स के आते हैं और बड़े फ़िलासफ़र्स के आते हैं जो एक डीप थिंकिंग रखते हो। तो इसी तरह से जब मैंने प्राइमरी एजुकेशन के बाद मैं लोकल न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, फिर उसके बाद जब मैं उन न्यूज़पेपर्स में डिफरेंट राइटर्स को जब पढ़ता था तो मुझे जो राइटर्स जिस हवाले से लिखते थे उनके अगेंस्ट एक काउंटर जो आर्गुमेंट है वो डेवलप हो जाता था। ठीक है। तो जब मैं पढ़ता गया इन चीज़ों को तो एक दिन मुझे यही ख्याल आया कि इस तरीके से जब ऐसे आर्गुमेंट्स से एक राइटर को जो मैं पढ़ता हूँ उसके अगेंस्ट डेवलप हो रहे हैं तो क्या मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। सही। तो इस के बाद तो मैंने यही सोचा कि पाकिस्तान के किसी इश्यूज़ को उठाना और उसके बारे में कोई थिंकिंग करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसलिए मैंने गिलगित बल्तिस्तान को ही चूज़ किया। फिर जो मेरा पहला टॉपिक था उसमें गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से काफ़ी शिकवा भी था मुझे, तो उसको मैंने अपने अल्फाज में डाल दिया और मेरा जो पहला टॉपिक था वो गिलगित बल्तिस्तान के कामयाब लोगों से शिकवा था। अच्छा, ठीक है। वैसे तो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान ही का नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा दुनिया का एक खूबसूरत खित्ता है और इसलिए पूरी दुनिया से लोग जो है वो खींचे चले आते हैं। तो आप ख़ास तौर पे क्या इसकी टूरिज़्म के हवाले से लिखते हैं, सोशल इश्यूज़ के हवाले से लिखते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को अभी तक आपने टच किया? सर, गिलगित बल्तिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ इमर्ज हो रहे हैं वो एजुकेशन के लिहाज से। अभी देखें मैं उन कुछ यूथ में से था जिसने गिलगित बल्तिस्तान को क्विट किया और डिफरेंट सिटीज़ में मैंने मूव किया। तो हर बंदे के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो मूव नहीं कर सकता। तो अगर गिलगित बल्तिस्तान के एजुकेशन की मैं बात करूं और ख़ासकर गवर्नमेंट जो एजुकेशन सेक्टर्स हैं उनके अंदर मैं बात करूं तो और हमें बताया जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान में 100% लिटरेसी रेट है।
तो मुझे बहुत दुख होता है 100% लिटरेसी रेट किस तरह है। लिटरेसी रेट अगर आप ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में बच्चों को सिर्फ इंस्टीट्यूशन तक के अंदर इंटर करना लिटरेसी रेट है, तो फिर तो वो 100 भी क्रॉस कर सकते हैं। उधर गिलगित बल्तिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में मुझे अब तक आप दिखाएं किसी बच्चे ने बोर्ड में पोजीशन लिया हो या कुछ लिया हो, तो इस तरीके से मार्जिनलाइज्ड हैं कि उनको डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। तो अभी हमें ये होता है कि अब अगर मैं जीबी के अंदर अगर मैं 8th या 10th क्लास या एफएससी के बाद हमारा उधर ये रुझान है कि एफएससी के बाद बच्चे को सिटी की तरफ मूव कर दें हायर एजुकेशन के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपने प्राइमरी से लेके एफएससी तक उसकी बेस को ही डिस्ट्रक्शन करते आ रहे हैं, तो जब आप एफएससी के बाद उसको कहीं सिटी में पढ़ने के लिए भेजेंगे तो वो किस तरीके से कम्पीट कर सकता है। बहुत ज़बरदस्त बात है। फैसलान, मुझे इस हवाले से बताइएगा, आप सोशल इश्यूज़ पे तो लिखते हैं, क्या आप टूरिज़्म के हवाले से भी लिखते हैं? क्योंकि डिस्कवर पाकिस्तान की ये कोशिश है, हमारे जिस तरह PMCM की कोशिश है कि टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए, एम्फसाइज़ करते हैं, तो डिस्कवर पाकिस्तान ने भी इनिशिएटिव लिया है कि पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात को पूरी दुनिया को दिखाया जाए, तो क्या इस पर भी आप लिखते हैं टूरिज़्म पर? टूरिज़म के हवाले से अभी पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान जो है पाकिस्तान का टूरिज़म के लिहाज से एक हब बनने जा रहा है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मैं आपको एक यूनिक बात ये बताऊंगा कि मैंने भी डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट पिकनिक पॉइंट्स पे विज़िट किया है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में जो एक चीज़ है जिसकी वजह से टूरिस्ट अटैक करें वो ये है कि आपको एक पॉइंट पे रिवर्स, मेडोज़, पास्चर, माउंटेन्स, ये सब एक पॉइंट में आपको एक्सपोजर मिलते हैं। तो इस वजह से गिलगित बल्तिस्तान जो है एक यूनिक एक एक्सपोजर है लोगों को कि उधर जाके एक न्यू चीज़ को एडॉप्ट करने के लिए। अच्छा, आप क्योंकि ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान की यूथ के लिए एक मिसाल हैं, तो किस हद तक इंस्पायर हो रही है गिलगित बल्तिस्तान की यूथ? जिससे आपने कहा कि आप ट्रैवल करते हैं, आप एक्सप्लोर करते हैं, आप सीखते हैं, आपने इसमें ट्रैवल किया, सीखा, तो आप किस हद तक इंस्पायर कर रहे हैं वहाँ की यूथ को और वो फिर ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं? सर, जहाँ तक मैं कर सकता था मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आज जो मैंने सीखा है वो मैं कल इम्प्लीमेंट करूँ उस पर। तो जब मैं डिफरेंट ग्रेजुएट्स को देखता हूँ वो ये कहते हैं कि हम ग्रेजुएशन करने के बाद जो हमने सीखा है वो अपने एरिया में या कहीं भी जाके उसको ट्रांसफ़र करें। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आज आप सीख रहे हैं किसी चीज़ को तो उसको 4-5 साल के बाद इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत क्या है। आज सीख रहे हैं तो उसको कल इम्प्लीमेंट करें, और 5-6 साल के बाद आपकी वो इम्प्लीमेंट जिस यूथ के ऊपर होनी थी वो तो उसकी एज भी गुजर जाएगी और वो ना होने के बराबर होगा। तो इस हवाले से सर मैं यही कहूँगा। अच्छा फैसलान, मुझे इस हवाले से बताइएगा कि जो गिलगित बल्तिस्तान के कामयाब लोग हैं जिनसे आपको पहले शिकायत थी, आपको कंप्लेंट्स थी, तो क्या आप अपने आने वाले लोगों को किस तरह मोटिवेट करेंगे, क्या उनके लिए फैसिलिटीज़ पैदा करेंगे? फैसिलिटीज़ मैं अपनी राइटिंग के ज़रिए लोगों में ये शऊर डाल रहा हूँ कि जो लड़के, जो स्टूडेंट्स, जो पेरेंट्स ये सोचते थे कि हमारे उधर पूरे पाकिस्तान की बात करूँगा मैं कि एक ट्रेडिशन है मेडिकल एंड इंजीनियरिंग की कि बच्चों को यही कहा जाता है मैट्रिक के बाद आपने या तो इंजीनियरिंग लेनी है या तो मेडिकल, या तो आप डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर। सोशल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में लोग प्रेफर नहीं करते। तो इस हवाले से भी मैंने एक सक्सेसफुल आर्टिकल लिखा था, मेमार कौम डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही नहीं। उसमें मैंने यही चीज़ क्लासफाई किया था कि जब अभी ऐसे भी मैंने अपने एज फेलोज़ भी जो देखा है जो कि जिन्होंने फैसी चूज़ किया, और मैंने आर्ट्स गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। तो अब वो लोग ये सोचते हैं कि बस एफएससी के बाद अगर हमने सीट गेन नहीं किया तो बस हम नाकाम हो गए, सुसाइड तक भी लोग चले जाते हैं। तो उधर मैंने एक चीज़ ये हाईलाइट किया था कि
एफएससी के बाद जो मैं सोचता हूँ, एफएससी के बाद आपकी लाइफ शुरू होती है, आप क्रिटिकल थिंकिंग एफएससी के बाद करना शुरू करते हैं। एफएससी तक तो हम उन चीज़ों को रट रहे होते हैं जो बुक में है एज इट उनको लिखना है। जब एफएससी के बाद हम वो भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जब हम जाते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। एजुकेशन की इतनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, किसी में भी आप जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर बने। बहुत शुक्रिया फैसलान, शफा इस्फहानी, Thank you आपके so कीमती much. वक्त का, और आपने इतनी अच्छी बातें की। जिस तरह उन्होंने बताया कि जो यूथ है उसको डिप्रेस नहीं होना चाहिए, वही उम्मीद की किरण होती है किसी भी माशरे की। और अब किसी भी शोबे के अंदर रहकर जो है पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं, इस तरह के फैसलान कर रहे हैं। और जैसे कि सलमान, हमने पहले बात की थी कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कीजिए, हिम्मत रखिए और मायूस मत होइए। जो भी हो रहा है एक ना एक दिन सॉर्टेड हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है टुडेज चैलेंज। इस सेगमेंट में हम आपको देते हैं एक चैलेंज। क्यों? क्योंकि अच्छी बातें करना ही ज़रूरी नहीं है और मुकम्मल नहीं है, बल्कि उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो चैलेंज हम आपको देने वाले हैं वो है ड्राइव सेफ। आप सही तरीके से ड्राइविंग कीजिए, रोड्स पर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, सीट बेल्ट लगाइए और अपनी स्पीड को लिमिट में रखिए। क्योंकि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, जो ज़्यादातर आपको पता है कि अमवात होती हैं वो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती हैं। तो ड्राइव सेफ, और इसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आप जो है ट्रैफिक सिग्नल्स और जो भी ट्रैफिक के लॉज हैं उनको अच्छे तरीके से फॉलो करें, और जब गाड़ी चलाने लगे तो सीट बेल्ट ज़रूर लगा लें। बिल्कुल, और ये करना बहुत ज़रूरी है। और सलमान, आप आज से करेंगे ये सारी चीज़ें? मैं तो जी इसको पहले से ही इम्प्लीमेंट करता हूँ, और क्योंकि इस मामले में यू हैव टू बी वेरी सीरियस। जिस तरह मैंने आपको बताया नजब, आप भी बल्कि अगर पिछली सीट पे ही बैठे तो ज़रूर सीट बेल्ट लगाएं, क्योंकि आमतौर पे लोग जब पीछे बैठते हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते। और मुझे ऐसा लगता है इसका असल इम्तिहान तब होता है जब आपको जल्दी कहीं पर जाना हो और आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हो। अमूमन जब आप आराम से जा रहे होते हैं कहीं पर, आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, तब तो आप कर ही रहे होते हैं। लेकिन असल बात यह है कि जब आपको जल्दी कहीं पहुंचना है, आप लेट हो गए, फिर भी आप ट्रैफिक का ख्याल रख रहे हैं, आप लोगों का ख्याल रख रहे हैं, आप अपना ख्याल रख रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि इट्स बेटर टू लेट देन नेवर। बिल्कुल। तो ख़ास तौर पे ख्याल रखें। और आप देखिए कि हर जगह की ड्राइविंग जो है डिफरेंट होती है। जब आप हाईवे पे जाएं तो उसका ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि आपके जो टायर्स हैं उनमें हवा पूरी है। और जब पहाड़ी इलाकों पे लोग जाते हैं, पहली दफ़ा जाते हैं, खुद ही ड्राइव करके चले जाते हैं, तो इट्स बेटर कि आप या तो वहाँ के किसी ड्राइवर को लें जो वहाँ की ड्राइविंग सेंस को जानता हो, क्योंकि वहाँ के रूल्स डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल। तो ये था हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ख़ास है। हमें मालूम होता है कि क्या आपको अच्छा लगा और क्या आपको बहुत अच्छा लगा। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, इस पर जो है आप हमें अपनी सजेशंस और फीडबैक दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसकी वीडियो बनाकर जो है वो भी हमें सेंड कर सकते हैं। हमारा फेसबुक और इंस्टा के ऊपर जो है पेज है द मॉर्निंग शो HD, उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं मॉर्निंग शो HD के नाम से। तो नजफ राजा को दीजिए इजाज़त और सलमान खान को भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।